हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे हैं भाई। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई बेटा आप लोगों की जोरों शोरों से चल रही होगी। एडवांस के लिए आप लोगों ने जी जान से मेहनत कर रखी होगी, आई होप। और अब क्योंकि बेटा यही टाइम है, अब तो लगभग 15 से 20 दिन बचे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस समय फुल एफर्ट के साथ लगे हुए हैं। बेटा बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। रिलैक्स करके रहिए, आराम से अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करिए। जैसे आप करते आए ना इतने दिनों में, बस वैसा ही करते रहना है और कुछ नया नहीं करना है एडवांस्ड वाले दिन जाके, ठीक है? तो वो सब चीजें फॉलो करिए और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर बेटा 2 लेक्चर्स हो गए हैं जिसमें मैंने आपको खूब सारे ब्रेन टीजर्स करा दिए हैं। अब बारी है बेटा आज के लेक्चर में, तुम्हें पता ही है क्या होगा, इसके हम पीवाईक्यूज करेंगे डिस्कस, और साथ में होमवर्क के जो ब्रेन टीजर्स मैंने जितने भी डिस्कस होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एडवांस के पीवाईक्यू से यार स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और अब तुम्हें समझ आ जाएगा लेवल, देखना डिफरेंस कितना है एडवांस के पीवाईक्यू वर्सेस जिस लेवल के क्वेश्चंस हम क्लास में कर लेते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगेन हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। 2 क्वेश्चन, एक तो प्योर एओडी का आता है और एक में कहीं ना कहीं मिक्स होता है, कहीं इंटीग्रेशन मिक्स विद एओडी या एओडी और मिक्स विद फंक्शंस, कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मिक्सिंग भी बहुत होती है इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं एडवांस 2024 का। देखने में डरावने होते हैं यार, देखो एडवांस के क्वेश्चन, बट एक बार जब तुम घुसोगे इसके अंदर, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एफ टू आर to r be defined as fx is sin x into this खतरनाक e की पर पाई x this। अब तुम अगर इस फंक्शन को देखो तो मुझे एक बात नजर आ रही है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ये दोनों में लिखा है। ऐसे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये जो लिखा है ये दोनों में लिखा है, ये जो लिखा है ये भी दोनों में, यानी इतनी टर्म तो मुझे कॉमन आती हुई दिख रही है। उसके बाद देखेंगे आगे, आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होगा। पहले जो कॉमन आ रहा है उसे ले लेते हैं, जान के उसने मेहनत करके अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी मेहनत पे पानी फेरते हैं, कॉमन निकालते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सा बन रहा होगा, तभी भाई चाहता नहीं है कि तुम्हें कॉमन दिखे। तो e की पावर पाई एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बाहर, करेक्ट? इतनी बात समझ गए दोस्त? जी सर। और अंदर क्या बचा भाई मेरे? एक साइन एक्स यहां से बचा और एक 2 बचा, तो साइन एक्स प्लस 2 बचा है हमारे पास। निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स बराबर 0 रख के यार सॉल्व करना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, देखो ऐसे हाई फाई बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं, इससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट। ये देखिए इक्वल टू 0 रखना है। अब तुम्हें पता है, तुम समझदार प्राणी हो भैया, जब इस तरह की चीज 0 होती है डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं होता उसमें, न्यूमरेटर 0 होता है, इधर दिस 0 और दिस 0। ये बेचारा 0 हो नहीं सकता, साइन एक्स की वैल्यू -2 थोड़ी ना होगी, है ना? तो यानी एक ही चीज बची 0 होने लायक, जो कि है एक्स की पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025। ये फंक्शन हमें पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको पी एक्स बोल देता हूं। ये जब 0 होगा वही नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भैया, क्योंकि हमें पता लगाना है डेरिवेटिव कहां 0 होगा तभी तो रूट्स निकालोगे। तो 2023 एक्स की पावर 2022 प्लस 2024, ये डेरिवेटिव आया है। और जो आप देख सकते हैं कभी 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज पावर इवन बन गई भाई। पावर क्या बन गई? इवन बन गई। एक्स की पावर तो 2024 बन गई है, करेक्ट? तो एक्स की पावर क्योंकि 22 बन गई है, विच इज इवन नंबर, तो ये एक्स की कोई भी वैल्यू पे क्या हो रहा है? डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है। सो क्लियरली पी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? पी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज, मतलब -∞ से +∞ में इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो एक ही रूट आ रही होगी इसकी यार, सिंपल सी बात। क्योंकि तुम्हें ऐसे कंटिन्यूअसली ज्वाइन करना है, इंक्रीज करना है, और ऑड डिग्री की एक रूट आती है, तो एक ही रूट होने वाली है और कोई होगी नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है इस पॉलिनोमियल का। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए? 1 हो गया भाई। क्वेश्चन देख लो यार, तुम क्वेश्चन देख लो, इससे ज्यादा मुश्किल मेंस में आते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो, आंसर 1 हो गया, सुपर इजी। तो देखो डरावने होते हैं क्वेश्चन, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा सर एडवांस मेरे बस की नहीं है, बहुत टफ होता है। यार तुम टफ वाले क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें बहुत टफ लगता है, तुम मत देखो ना उन्हें, तुम ऐसे क्वेश्चन छांटो ना यार। ऐसे आते हैं एग्जाम में बहुत सारे, तुम्हें कितने तो मैं दिखा चुका हूं। वेक्टर 3D में तुम्हें दिखाया मैंने इस लेवल के क्वेश्चन, इससे भी आसान लेवल के, करेक्ट? और हमने क्या क्या किया था, और हमने फंक्शंस में एक इसका आया था बहुत 2024 में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आया था, बिल्कुल सीधे टैन इनवर्स वगैरह के बारे में पूछा हुआ था। बहुत सारे चैप्टर्स के ऐसे, और भी अनगिनत चैप्टर्स के थे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? तो करने वाले बनो। क्वेश्चंस उतने सारे डिफिकल्ट नहीं होते। हम होता क्या है, सबसे टफ क्वेश्चन ऑफ एडवांस से कंपेयर करते हैं एडवांस्ड को,
वेयर सबसे टफ क्वेश्चन इज नॉट द मेजर, वो तो बहुत ही किसी से होने वाले हैं, बहुत ही इंडिया में 100-200 बच्चे होंगे जो वो क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के सोच पाएंगे। बट आप अगर एक ओवरऑल लेवल देखें पेपर का तो इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चन, हाँ बस उसमें गलती कर दी, प्रॉब्लम कहाँ होती है, वहां गलती कर देते हैं लोग, वो ढूंढ नहीं पाते, टफ वाले में फंसे रह जाते हैं। इजी टू मीडियम वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, किसी में 2+2 5 लिख दिया, जल्दबाजी कर दी, पैनिक कर दिया, फॉर्मूला भूल गए, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आंसर करना है बेटा आपको, ना कि वो सबसे टफ क्वेश्चन जो एडवांस में आया था सर वो कैसे होता मुझसे, वो तो मेरे से होता ही नहीं सर, हाँ तो नहीं होता, कोई नहीं, है ना। तो ये की है बेटा एडवांस क्लियर करने की, और अपने आप को इसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखो कि यार ऐसे सवाल आएंगे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता है बताओ। तुम में से एक एक बंदा जो है जो सुन रहा है ये इसको क्वेश्चन को कर सकता है, जो इवन बोर्ड्स पढ़ के गया है वो भी इसको क्वेश्चन को कर सकता है। चलो अगला एक और, अब 2024 का ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का है, पिछला वाला तो प्योर एओडी का था, ये वाला बेटा थोड़ा सा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का है। फंक्शन डिफाइंड f1 टू इंफिनिटी से ऑल रियल, ft एक फंक्शन है जिसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, n पे डिपेंडेंट है, t की वैल्यू जो है n पे डिपेंडेंट है, और ft t का फंक्शन तो है ही, ठीक है। फिर एक नया फंक्शन gx बनाना है, इंटीग्रल ऑफ ft, समझ रहा हूं, मतलब पहले तो मुझे ft को ब्रेक करके ढंग से लिखना है, फिर उसका इंटीग्रल बना के gx क्रिएट करना है। अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ gx, हाँ तो gx के फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें बताने हैं, ठीक है। और दूसरा बीटा तो लिमिट दी हुई है, एक तो लिमिट भी निकल जाएगा, तो पूरा मिक्स्ड डिफरेंशियल कैलकुलस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ft सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करके लिखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले ft के बारे में दिया है -1 की पावर n+1 इंटू 2, अगर t 2n+1 फॉर्म का है, 2n-1 फॉर्म का है ना, तो अगर मैं n को, जैसे n तो नेचुरल नंबर है, n को अगर 1 डालूं, पेशेंस का गेम है, देखो अगर मैंने n को 1 डाला तो t1 हो गया, है ना, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए t1 हो गया, n को 1 यहां भी डाल दो, तो -1 की पावर 2 इंटू 2, सो विच इज 2 ओनली, सो ft क्या हो जाएगा 2 इफ t इज इक्वल टू 1, है ना। जब t 1 होगा तो एक्चुअली ft की वैल्यू 2 होगी, समझ गए। सिमिलरली अब तुम सोचो अगर n को तुम नेक्स्ट नेचुरल नंबर डालो 2, तो 2 2 ज़ा 4 -1, t की वैल्यू 3 होगी, सो अगर t तुम्हारा 3 हो गया, n2 पर आया होगा, वो n2 पर आया होगा बेटा, n लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में जस्ट फॉर योर नॉलेज, जरूरत नहीं है, हम t की वैल्यू 3 कब आई होगी, जब n2 हुआ होगा, सो t3 यहां डालता हूं, अच्छा t तो है ही नहीं, n डालना है, तो n को 2 + 1 3, -1 की पावर 3, तो ये -2 हुआ होगा बेटा जब t की वैल्यू 3 हुई होगी। अब तुम खेल शायद समझ गए हो। अब जैसे ही n को तुम 3 डालोगे, 3 दूनी 6 -1 5, तो जैसे ही t 5 होगा, t 5 होगा, तो n तुमने क्या डाला होगा 3, 3 + 1 1 4, तो 2 ही हो जाएगा, यानी t 5 के लिए भी 2 ही होगा, यानी t1 t5 4 के गैप के बाद t9, इन सब में क्या होगा आपका वैल्यू 2 आएगा, समझ गए ना। t9 का मतलब, t9 कब आया होगा जब तुमने n को 5 डाला होगा, n 5 यहां डाल दोगे तो -1 की पावर 6 इंटू 2 यानी 2 ही हो जाएगा। वेयरएज 3 के लिए, क्योंकि t ऑड नंबर फॉर्म का है ना, ऑड में भी 2 तरह के आ गए, जब वो इवन और ऑड तुम समझ ही गए, सो t जब 3 है या 7 है या फिर 11 है, इस टाइप के नंबर्स के लिए हमारा -2 आ रहा है फंक्शन, ठीक है। चलिए अब अगली ब्रांच जो थोड़ी सी देखने में खतरनाक सी है, अब मैं इसमें भी देखो n को 1 डालता हूं, तो n को 1 डालूंगा तो ये ब्रांच क्या बन जाएगी, n को 1 डालने से बनेगी 1 < t < 3, जब मैंने n को 1 डाला होगा। पेशेंटली करना है, n को 1 यहां डाल देता हूं, 3 - t/2, 3 - t/2 इंटू f ऑफ, n को 1 डालना था ना, f ऑफ 1 बन जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, n को 1 डालना था तो t - 1/2 इंटू f ऑफ क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा बेटा, करेक्ट। n को मैंने 1 डाल दिया इस पूरी इक्वेशन के अंदर, क्योंकि n 1 डाल के इंटरवल बन रहा है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक बन रहा है, ठीक है, समझ गए, गॉट इट। तो अब मुझे कहां तक करना है, देखो मुझे इंटरवल 1 से 8 दिख रहा है ना, तो मैं अभी पहले तो f1 f3 की वैल्यू डाल लेता हूं। f1 की वैल्यू 2 थी और f3 की वैल्यू यहां से मिलेगी, क्योंकि ft 3 के लिए -2 है, तो f3 की वैल्यू -2, f1 की 2, जरा यहां पे डाल लेते हैं, तो ये ब्रांच बन जाएगी हमारी 3 - t, और f3 को -2 डालूंगा तो +1 - t, 4 - 2t बन जाएगी बेटा, तो 4 - 2t बन गया जब t तुम्हारा 1 से लेके 3 तक है, ठीक है, 1 से लेके 3 तक ये बन गया। अब तुम्हें अगर यहां घिचमिच नहीं मचानी तो एक अलग से कॉलम बना लो,
नेक्स्ट n को अब ऊपर तो डल चुका, जो डलना था उससे तो सारा आ चुका है, नीचे में n को अब 2 डाल रहा हूं, यानी कि t की रेंज हो गई 3 से लेके 5 तक बेटा, है ना। n को जब 2 डालूंगा तो 3 से लेके 5 तक हो जाएगा, 3 से लेके 5 हो जाएगा। अब n को 2 यहां डाल दो, सो ft तुम्हारा बन जाएगा, n को 2 डालो जल्दी, 4 + 1 5 माइनस टी बाई 2 इंटू f ऑफ 3 प्लस t माइनस 3 बाई 2 इंटू f ऑफ 2n + 1 यानी f ऑफ 5 हो जाएगा बेटा, वो f ऑफ 5 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, f3 की वैल्यू नोटिस करो -2 है, f5 की तो 2 है, तो फिर से वैल्यूज डाल दो, तो 5 माइनस टी, -2 जब डलेगा 3 पे तो t -5 हो जाएगा, और f5 पे जब 2 डलेगा तो t -3 ही रहेगा, यानी कि 2t -8। नेक्स्ट ब्रांच क्या हो गई, 2t -8 हो गई। मुझे बस 8 तक जाना है, ठीक है, 8 तक जाना है। 3 से 5 हो गया है, 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। अब मैं 5 से 7 के लिए n को 3 डाल देता हूं, यानी कि n को 3 यहां डलेगा तो 5 से 7 हमारा इंटरवल बन जाएगा बेटा। 5 से 7 अब जल्दी जल्दी डालते हैं, सो ft क्या आएगा, n को 3 यहां पे डालिए, 3 दूनी 6 -1 + 1 7 माइनस टी बाई 2 इंटू f ऑफ 5, करेक्ट, प्लस t -5 बाई 2 इंटू f ऑफ 7। ठीक है जी, f5 की वैल्यू फिर से 2 है, और f7 की इस बार 2 यहां डलेगा, तुम समझ ही गए हो क्या रहा है, ऑल्टरनेट होता जा रहा है, तो 7 माइनस टी प्लस 5 माइनस टी, तो 12 - 2t हो जाएगा बेटा, 12 - 2t हो जाएगा, करेक्ट, 12 - 2t हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। और अब लास्ट n की वैल्यू एक और डाल लेता हूं, क्योंकि 7 तक इंटरवल हो चुका है, मुझे 8 तक जाना है वैसे, है ना, तो लास्ट n की वैल्यू 4 और डाल लेता हूं, n की वैल्यू बेटा 4 और डाल लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो n की वैल्यू को 4 और डालेंगे, n को 4 डालेंगे तो t की रेंज तुम्हारी बनेगी 7 से लेके 9, आई गेस, है ना। t n को 4 डालोगे 7 और ये 9, और यहां पे बन जाएगा बेटा 8 और एक 9 माइनस टी बाई 2, तो एफ टी बन जाएगा 9 माइनस टी बाई 2 इंटू f7 प्लस, राइट, यहां पे t -7/2, t -7/2 इंटू f9, करेक्ट, सही है। 4 डाला है मैंने, इनको f9 कितना है, f9 तो 2 है, तो इस बार 2 डलेगा यहां पे, 2 डलेगा यहां पे, और यहां -2 डलेगा, तो t -9 प्लस t -7, 2t -16 हो गया बेटा, 2t -16। तो अब एक जल्दी से ft जो मेरा बना है पूरा, उसको ब्रांच वाइज यहां लिख लेता हूं। ft जो मेरा बना है, हमने देखा ft बना है 2, अगर t है 1 4 9 13 एंड सो ऑन, -2 है अगर t है 3 3 7 11 15 एंड सो ऑन, करेक्ट, यही था ना, 159 था, सॉरी 4 नहीं, ऑड नंबर चल रहे थे ना, 159 एंड सो ऑन। फिर हमारी जो सेकंड ब्रांच आई थी बेटा, इसकी आई थी 4 - 2t, 4 - 2t, जब t जो है 1 से 3 था बेटा, और अगली ब्रांच आई थी जब 3 से 5 था, तो 2t -8 आई थी, 2t -8 जब 3 से 5 था, एंड उसके बाद 5 से 7 के लिए, 5 से 7 के लिए एक और ब्रांच आई थी, 5 से 7 के लिए ये वाली आई थी 12 - 2t, 12 - 2t, अच्छा क्वेश्चन है भाई। और लास्ट ब्रांच 7 से लेके 9 तक हमारे पास क्या आई थी, 2t -16। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई है बेटा कि कैसा ग्राफ चल रहा है, ठीक है। तो अब ये ग्राफ ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस वगैरह का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वगैरह का ग्राफ है ना। और नोटिस करो, अगर आप कि कंटिन्यूस भी है, अगर मैं देखूं 1 यहां डालूं तो 2 ही आ जाएगा, है ना, 1 यहां डालने पे 2, 1 पे 2 ही था, और 3 डालने पे 4 - 6 -2 आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस है, इन दोनों ब्रांचेस को हटा सकता हूं, और 3 डालने पर 3 दूनी 6 -8 -2 आ रहा है, ये सारे कंटिन्यूस ग्राफ दिख रहे हैं। 5 डाल के फिर से 2 आ रहा है, सो यानी ये हर जगह कंटिन्यूस है। आप ये ऊपर की 2 ब्रांचेस हटा भी सकते हैं, हटा सकते हैं बेटा,
ठीक है। सो fx का ft का मेरे पास एक तरह से ग्राफ ये बन गया है। ft मेरे पास ये ब्रांचेस वाइज बन गया है बेटा, ठीक है जी। ये 4 ब्रांचेस मेरे पास ft की बन गई हैं। अब मुझे क्या करना है, ft को भी इंटीग्रेट करना है 1 से लेके x तक। अच्छा, तो एक काम करते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं, ft का जरा ग्राफ बनाते हैं। 1 से लेके, देखो यहां कहीं 1 होगा, 1 से 3 एक इंटरवल है, 3 से 5 एक इंटरवल है, 5 से 7 एक इंटरवल है, 7 से 9 ये है, हमें 8 तक ही कहीं जाना है। ठीक है, सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस। t को 1 डालेंगे तो 2 बनेगा, 1 पे 2 तो 2 यहां ले लेता हूं, 1 पे 2 ये वाला पॉइंट हो गया, और उसके बाद 2 पे तो 0 आ जाएगा, और 3 पे -2। तो इस प्रकार का ये ग्राफ बेटा बन जाएगा, इस प्रकार का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि 2 पे तो 0 हो जाएगा, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा हूं और कुछ नहीं है, और 3 डालने पे -2 हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ, इधर 2 इधर 3 डालने पे -2, करेक्ट। पहली स्ट्रेट लाइन बन गई है, प्यार से बनाओ आराम आराम से। अगला 2t - 8 तो यहीं से शुरू होगा, और t = 4 पे 0 होता हुआ जाएगा, तो मतलब जो ग्राफ होगा बेटा वो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। 5 पे फिर वो 2 आ जाएगा, 5 पे फिर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, सेकंड ब्रांच बना दी। देखो फिर अगला 5 पे 2, 6 पे 0 हो रहा है। अभी समझ गए कितना प्यारा ग्राफ बन रहा है, ऐसा इस तरह से 6 पे 0, 7 पे -2 आ रहा होगा, 6 पे 0, जैसे 4 पे 0 हुआ था, ये वाला 6 पे 0 हो रहा है, और ये 8 पे 0 हो रहा है, यानी कि तुम्हारा ऐसे ग्राफ चल रहा होगा। तो सिमेट्रिक ट्राइंगल से बन गए हैं ग्राफ के अंदर, सिमेट्रिक ट्राइंगल से बन गए हैं, राइट। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेटा समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरह से ये काम कर रहा है ग्राफ। चलिए, तो अब मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए था gx 1 से लेके 8 तक ft dt है, और मुझे चाहिए भाई gx निकालना मत, देखो मुझे बस gx के इक्वल टू 0 रखना है। यानी इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है 1 से लेके 1 से शुरू करना है। ये देखो ये वाला पॉइंट 1 का है, तो तुम समझदार इंसान हो, तुम्हें पता है जितना ये ग्राफ पॉजिटिव है उतना ही ये ग्राफ नेगेटिव होगा, है ना। तो इंटीग्रेट जब मैं करने जाऊंगा 1 से 3, तो gx जो फंक्शन है 1 से लेके x ft dt का इंटीग्रल, तो क्लियरली g ऑफ 3 0 होगा बेटा, क्योंकि 1 से 3 इतना इंटीग्रेट होगा, इतना प्लस उतना माइनस, नीचे है तो कट कटा के 0 बन गया होगा। सो g ऑफ 3 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 से 3 इसका एरिया 0 आने वाला है। ऐसे ही सोचो g ऑफ व्हाट 0 बनेगा, देखो ये इतना पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इन दोनों ट्राइंगल्स का, वो तो दिख ही रहा है। तो अब ये नेगेटिव, अगला 5 तक भी सोचो 0 नहीं बन जाएगा, ये एक ट्राइंगल प्लस में, इतना भी प्लस में, और ये ऐसे 2 नीचे माइनस में बन रहे हैं। तो 1 से 5 भी इंटीग्रेट करूंगा तो g ऑफ 5 भी 0 ही आएगा, क्योंकि 1 से 5 इंटीग्रेट करने पे भी मुझे इस पूरे का एरिया 0 दिखाई दे रहा है। ये x है, ये भी x है, ये -x, ये -x, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अगला सोचो, अगला सोचो, अब ये 6 7 तक फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस x ऐड होगा -x, तो g ऑफ 7 भी तुम्हारा 0 हो जाएगा बेटा, g ऑफ 7 भी 0 हो जाएगा। फिर तुम्हारा g ऑफ 9 भी 0 होगा, बट 9 तक तुम्हें जाना ही नहीं, तुम्हें ग्राफ कहां तक, रूट्स कहां तक बताने हैं, 1 से 8 तक। सो कितने सॉल्यूशंस आ गए 1 से 8 तक, gx के, fx के नहीं। fx के तो भाई बच्चा बच्चा बता देगा कि सर 1 2 और 3 4 5 सॉल्यूशंस हो गए, 8 पे ओपन है, खैर। तो fx के नहीं, gx के, एरिया के, तो gx के सॉल्यूशंस हो गए 1 2 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 1 से 8 इक्वल्स टू 3। 3 सॉल्यूशंस आ गए, क्लोज्ड 1 ओपन 8। अच्छा, ओपन 1 क्लोज्ड 8 था, ठीक है, ओपन 1 क्लोज्ड 8 कर लो, एक ही बात है, हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा 1 और 8, क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं। चलिए 3 सॉल्यूशंस तो आ गए gx के। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें तो मतलब अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 3 आ चुकी है। अब बीटा सॉल्व करना है भाई, बीटा क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो g ऑफ 1 तो 0 ही होगा, क्योंकि 1 से 1 हो जाएगी। लॉपिटल लगा दो, बीटा में मस्त लॉपिटल लगाओ, gx अपॉन x माइनस 1, तो g डैश x अपॉन 1, और x को 1 की तरफ डालना है, सो g डैश 1 हो गया है, g डैश बेटा 1 हो गया। और g डैश 1 है क्या एक्चुअली, g डैश x तुम्हें दिख रहा है, लेबिनिट्स लॉ लगाएंगे तो g डैश x क्या है, fx है। तो g डैश 1 का मतलब क्या हो गया, f1 हो गया, f1। सो f1 की वैल्यू तो तुम्हारे पास थी ही, यहाँ f1 की वैल्यू बेटा 2 आ रही थी, है ना, f1 की वैल्यू 2 आ रही थी, तो ये लिमिट तुम्हारी 2 हो गई,
यानी बीटा की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई, बीटा 2 अल्फा 3, सो टोटल आंसर 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए बेटा, राइट, 5 होना चाहिए। तो ये सर एओडी का क्या है, पूरा मिक्स्ड कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो हमारा यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेशन बन गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये भी पार्ट मान सकते हो आप, है ना, ग्राफ बनाना, और फिर एरिया वगैरह थोड़ा इंटीग्रेशन का बन गया मेजरली, और लिमिट्स का, एलसीडी का लिमिट्स का पार्ट वहां बन गया। चलो 2024 के दोनों क्वेश्चंस करा दिए मैंने, अब आ जाते हैं 2023 के, है ना, दो क्वेश्चंस हर साल आए प्यार से, इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा ही कुछ होगा, एक प्योर एक मिक्स्ड। 2023 का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आया है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अब देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन में होता क्या है ना, हमें बड़ी बुरी आदत होती है क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ने की, न्यूमेरिकल करना है, वैल्यू देखी, ये करा वो करा, ऐसे मत किया करो, स्पेशली थियोरेटिकल क्वेश्चन में बेटा एक एक वर्ड केयरफुली पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं, सारा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको एक एक वर्ड से मीनिंग इंटरप्रेट करना है। यहां तो ऐसा तो है नहीं, फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक दिया, चलो कैलकुलेशन कर दूंगा, कुछ नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एस बी सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सच दैट डी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब कॉनकेव अप लिख लो, कॉनकेव अपवर्ड है फॉर -1 to 1 एंटायर डोमेन, एफ बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एक फंक्शन है जो इसी टाइप का है, इसी सेट का एलिमेंट है, मतलब इसी टाइप का है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेट एक्स एफ बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1 to 1 फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के हिंदी में लिख लिया करो, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स एफ, एक्स एफ क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स के नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या है, एक्स एफ है, ठीक है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एक्स एफ इज जीरो। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, एक्स एफ जीरो तो हो ही सकता है भाई, आपका -1 से 1 कॉनकेव अपवर्ड हो जाए, ठीक है, पूरा -1 से 1 मान लो कॉनकेव अपवर्ड है, ये अपना y इक्वल टू एक्स लाइन जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करे ही ना, ऐसा पूरा का पूरा कॉनकेव अप फंक्शन नहीं बन सकता क्या, -1 से 1, भाई आपके पास ये रहा -1, ये रहा 1, तो आप बहुत ऊपर बना दो कहीं, ये लो बना दिया, बहुत ऊपर बना दिया, पूरा कॉनकेव अप है, -1 से 1 पूरा कॉनकेव अपवर्ड है, और y इक्वल टू एक्स को कट ही नहीं कर रहा, तो एक्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, नंबर ऑफ सोल्यूशन जीरो हो जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट ऐसा फंक्शन कर सकता है, ऐसा फंक्शन बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है जो बेसिकली y इक्वल टू एक्स को टच ही ना कर रहा और -1 से 1 पूरा कॉनकेव अपवर्ड्स हो, ठीक है। फॉर एवरी फंक्शन f, चलो पहले ये वाला करते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एक्स एफ इज 2 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इनफैक्ट ये लो 2 का तो मैं बना ही देता हूं तुम्हें, ऐसी क्या बात है, 2 का तो बना ही देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लो यार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लो, है ना, कॉनकेव अपवर्ड होता है, और एक ओरिजिन है और एक 1 हो गई इसकी इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, तो क्लियरली एक्स एफ की वैल्यू 2, मतलब दो जगह तो इंटरसेक्ट कर ही सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये समझ जाओगे 2 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता भाई, 2 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, y इक्वल टू एक्स लाइन को, अब तुम बोलोगे सर 1 तो ओपन था, कोई और फंक्शन ले लो यार, y एक्स स्क्वायर मत लो, और ले लो x स्क्वायर बाय 2, कुछ भी ले लो, मतलब देयर कैन बी सो मेनी फंक्शंस, राइट। तुम कहोगे 1,1 पे तो सर है ही नहीं डोमेन में, बहुत और तो बहुत सारे फंक्शन हो ही सकते हैं ना, लो ये ले लो, छोटा कर दिया मैंने पैराबोला को, और तो 2 बार तो y इक्वल टू एक्स पे कर ही सकता है, बट 2 से ज्यादा बार नहीं कर सकता, आप सोच के देखो, क्योंकि 2 से ज्यादा बार कट करने के लिए इसे ऐसे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ा तो कॉनकेव डाउनवर्ड होना पड़ेगा, कॉनकेव डाउन होना पड़ेगा बेटा, तो इस वजह से कोई भी फंक्शन इस तरह का 2 से ज्यादा बार नहीं कट कर सकता y इक्वल टू एक्स, सोच के देख लो। सर ऐसा हुआ तो हाँ, ऐसे भी 2 ही बार करेगा, क्योंकि तीसरी बार इस लाइन को कट करने के लिए उसे नीचे आना ही पड़ेगा, है ना, y इक्वल टू एक्स को अगर कोई 3 बार कट कर रहा है तो कॉनकेव डाउन तो होना ही पड़ेगा ना, वरना कैसे हो जाएगा, है ना, तो इसलिए मैक्सिमम 2 ही बार कट कर सकता है एफ एक्स लेस देन एक्स एफ की वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो सकती है, करेक्ट, बस हो गया। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन सच दैट एक्स एफ इज 1, क्यों 1 क्यों नहीं हो सकता, वैसे 1 भी हो ही सकता है यार, कैसे हो सकता है सर बता दो, अभी बता देते हैं। ये लीजिए y इक्वल टू एक्स, ये लीजिए, एक सेकेंड, एक सोल्यूशन चाहिए ना, हाँ लीजिए, मतलब 1 से आगे जाके कहीं कट कर जाए ना भाई, हमारा फंक्शन तो -1 to 1 है, -1 to 1, अब दोबारा जहां कट कर रहा है आगे कर रहा है, हमें तो -1 to 1 बोला गया है, ठीक है ना, तो -1 to 1 में तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है इसका, -1 to 1 में एक ओरिजिन आ गया जैसे, तो देयर कैन बी ऑब्वियसली एक्स एफ की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, BCD हमारे आंसर्स इसके सही होने चाहिए,
सॉरी मैंने क्या कर दिया, ABC होने चाहिए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ओ सॉरी सॉरी, देखो जल्दबाजी हो गई ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसने डज नॉट लिख दिया है भाई। तुम्हारी वाली गलती हो गई, ये कॉमन मिस्टेक है, केयरफुली पढ़ना है, इसीलिए आपको भी क्वेश्चन एग्जाम में ABC तो हमारे आ ही गए थे, डी वाला हमारा गलत है बिकॉज उसने बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, हम कह रहे हैं एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। चलो 2023 का एक और क्वेश्चन, AOD का एक और क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेबनिट्स लॉ लगाते हैं, e की पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x, ठीक है जी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और माइनस लोअर लिमिट का तो सारा कार्यक्रम जीरो होगा, कांस्टेंट है, तो लेबनिट्स रूल लगाया तो ये आया एफ डैश एक्स, इसको भाई मेरे जीरो रखना है, इसको जीरो रखना है भाई, ये तो जीरो हो नहीं सकता, e की पावर होगा तो यही जीरो होगा, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आपको दिख रहा है यार ये एक ही जगह जीरो हो रहा है, ये चीज ओरली दिख रही है तुम्हें क्योंकि ये भी ऑड फंक्शन है, भी ऑड फंक्शन तो जीरो पे एफ जीरो जीरो आना ही है, सो x इक्वल टू जीरो इज अ सोल्यूशन, ठीक है जी, x इक्वल टू जीरो इज अ सोल्यूशन, और तो कहीं हो नहीं सकता, ग्राफ बना के भी आप देख सकते हो और कहीं नहीं आएगा, x इक्वल टू जीरो ही आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है सर हमें कैसे पता, देखो ऐसे सोच लो, x इक्वल टू जीरो तो एक सोल्यूशन आ ही रहा है, अब माइनस अभी छोड़ दो, पॉजिटिव वाला सोचो, जीरो से पाई बाई 2 ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, करेक्ट, तो दो पॉजिटिव का सम कभी जीरो नहीं आ सकता, राइट, तो इसलिए कोई और रूट तो आएगा नहीं, तो जीरो पे एक रूट आ रहा है, फिर एक ऐसे ऊपर करके वो पॉजिटिव हो रहा होगा, इधर नेगेटिव हो रहा होगा बिकॉज ऑड फंक्शन है, तो ये फंक्शन लगभग एक ही बार इसका रूट आने वाला है x इक्वल टू जीरो, यानी इसका डेरिवेटिव सिर्फ x इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है, अब जीरो पे भी मिनिमा है या मैक्सिमा, अभी बता दिया था, खैर वो तो यार मैंने, तुमने ग्राफ देखा, जीरो के राइट में तो पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव है, ऑड फंक्शन की वजह से तो माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का, क्योंकि ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, e की पावर, तो माइनस से प्लस मतलब डिक्रीज इंक्रीज, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमा का पॉइंट है बेटा x इक्वल टू जीरो, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो x को जीरो डाल दो बस, f जीरो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और f जीरो क्या है, जीरो से जीरो आ जाएगा, मतलब लिमिट्स ही जीरो बन गई यार, तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है बेटा वो जीरो ही आने वाली, मतलब पता नहीं क्या ही क्वेश्चन दिया था जब ये 2023 में आया था, और जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मैं सोचा, जब बच्चे ने बताया सर ये क्वेश्चन आया, मैंने यार कुछ गड़बड़ गलत बता रहा है तू, याद तेरे को गलत है, लिमिट ऐसी नहीं हो सकती, कुछ और हो रहा होगा, कह रहा नहीं सर यही था, मैंने कहा चल ठीक है, इस हिसाब से तो जीरो है, बट बाद में देखा ऑफिशियल पेपर में भी यही क्वेश्चन था, तो ठीक है, मुझे लगता है बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन गया, बट क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन फिर भी सही रहा, ऐसा कुछ हो गया, मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग है ऐसी, क्योंकि अदरवाइज तो कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है ना, कुछ दम ही नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे तो सर वैल्यू डाली नहीं, डाल लो नीचे भी, क्या फर्क पड़ेगा, 1 प्लस एक्स टैन इनवर्स एक्स की पावर 2023, वो जीरो थोड़ी होगा, वो तो डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है बेटा, है ना, एफ डैश एक्स के। चलिए तो ये हल्का सवाल अब आ जाता है 2022 का, देखने में काफी ज्यादा खतरनाक सवाल, जो कि देख के कई लोग छोड़ देते, सर इतना बड़ा हम कहां करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बोला है, जेई में कभी ये गलती नहीं करनी कि देखते ही छोड़ दो, जो क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं ना टफ, उसमें भी आपको एटलीस्ट 30 सेकंड 45 सेकंड 1 मिनट देना होता है, ताकि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन को मुखौटा पहनाया हुआ है बस डिफिकल्ट का, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं देखते ही छोड़ने का मतलब अरे सर 5 सेकंड में छोड़ दिया हमने तो देखते ही टफ लग रहा था, देखते ही छोड़ने का मतलब ये नहीं होता, देखते ही छोड़ने का मतलब होता है 1 मिनट देखो पहले, अगर तुमसे कुछ नहीं हिल रहा क्वेश्चन में तब छोड़ो, ये नहीं कि अब तब भी लगे पड़े हो, हिल नहीं रहा कुछ भी, सब 5-10 मिनट लगा दिए और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो वो नहीं करना है, अगर होना है कुछ तो 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में कुछ समझ आ जाए तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर तुम छोड़ दोगे, ऐसे क्वेश्चंस टफ होते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें समझ आ जाएगा, अगर तुम दोनों डिटर्मिनेंट को देखो, इसमें तो साइन थीटा है, इसमें साइन पाई है, अच्छा साइन पाई मुखौटा पहनाया हुआ है जीरो, कॉस पाई बाई 2 जीरो, टैन पाई जीरो, अच्छा डायगोनल एलिमेंट जीरो आ रहे हैं भाई साहब, डायगोनल एलिमेंट जीरो जब आते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, क्यों, क्योंकि अच्छा ये वाला एलिमेंट देखो लॉग पाई बाय 4, ये लॉग 4 बाय पाई, मतलब अगर ये a है तो ये माइनस a है,
ये a है तो ये माइनस a हो रहा है ना। सिमिलरली अगर तुम अब इसको भी देख लो, इसको tan को चेंज कर लो कॉट में, 90 माइनस थीटा करके दोनों एंगल्स का सम क्या हो रहा है, डिफरेंस 90 हो रहा है, तो अलाइड एंगल्स हैं, tan अल्फा कॉट फाइ के बराबर आ जाएगा, तो ये दोनों भी माइनस के साथ आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, देख लो tan ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 को क्या लिख लोगे, tan ऑफ, है ना, हमें थीटा प्लस पाई बाय 4 लाना है ना, तो थीटा प्लस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 2 ऐसे लिख लिया इसे, और माइनस कॉमन ले लो, सो माइनस tan 90 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट, सो माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4। तो अगर ये तुम्हारा अल्फा है तो ये तुम्हारा माइनस अल्फा है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, तुम चेक करके देख लेना, बीटा है तो माइनस बीटा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। और तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑड ऑर्डर है ना 3/3, तो ऐसे का स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऑड ऑर्डर का आ जाए, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सो ये तो फालतू में डराने को दिया हुआ है, दिस हैज टू बी 0, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां से अगर तुमने इतना देख लिया, फिर तुमको क्वेश्चन हो जाएगा। अब तुमको यही नहीं दिख रहा, पहले 5 मिनट लगाए पड़े हो, 10 मिनट लगाए पड़े हो, यही नहीं दिख रहा है, तो फिर बेटा इसके छोड़ने लायक क्वेश्चन था शुरू के 1-2 मिनट में ही। दैट इज हाउ यू डिफाइन कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है। अब एफ थीटा हमारे पास सिंपल सा हो गया है, हाफ 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा और -1 माइनस साइन थीटा 1। अब मुझे एक बात दिख रही है, एफ थीटा को सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां डालूंगा तो जी थीटा आएगा, जी के बारे में कुछ कुछ बात करनी है, तो यानी अब मुझे डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है। थोड़ी प्रॉपर्टीज लगाता हूं, क्लियरली दिख रहा है दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 0, तो R1 को R1 प्लस R3 कर देते हैं, 0 0 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। तो क्या आ गया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1/2 बाहर भी था, सो बहुत प्यारा सा आ गया एफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो जी थीटा बना लेते हैं अब, जी थीटा इज अंडर रूट ऑफ एफ थीटा -1, एफ थीटा में से 1 गया तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी रूट साइन स्क्वायर थीटा बनेगा वो, प्लस अंडर रूट ऑफ एफ π/2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसमें से -1 किया तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये तुम सब के क्लास नोट्स में बेटा ये फंक्शन जरूर लिखा हुआ है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटेगा, मॉड आएगा, मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो फंक्शंस में, इसका पीरियड π/2 होता है, इसकी रेंज वगैरह पढ़ी होगी। ये फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया है। अब px is a quadratic polynomial whose roots are maximum and minimum values of g theta। इसकी मैक्स वैल्यू तुम सब जानते हो, करने की भी जरूरत नहीं है, √2 आती है जब दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे, और मिनिमम वैल्यू 1 आती है, 1 से √2 इसकी रेंज होती है बेटा, ठीक है, क्योंकि π/2 पीरियड होता है, 0 से π/2 में देख लो रेंज, दैट इज व्हाट, तो दोनों मॉड पॉजिटिव से खुल जाएंगे, 0 से π/2 के बाद रिपीट ही करना है। सो 1 से √2 इसकी रेंज हो गई, और रेंज ही उसके px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, उसके रूट्स आर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, p2 भी दिया हुआ है, तो px हो जाएगा a टाइम्स x माइनस √2 x माइनस 1, बट p ऑफ 2 हमें दे रखा है, p ऑफ 2 कितना दिया है भाई, 2 माइनस √2 ही दिया हुआ है, 2 माइनस √2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस √2, ये गया तो लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 आ गया, इसलिए दिया हुआ था, तो px हो गया x माइनस √2 इंटू x माइनस 1, x माइनस √2 इंटू x माइनस 1 हो गया है, राइट। ये हमारा क्या आ गया बेटा, पॉलिनोमियल आ गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब आपको बस p का तो ग्राफ ही बन गया, एक्चुअली p का तो ग्राफ ही बन गया, एक मिनिमम वैल्यू 1 थी और मैक्सिमम √2 थी, ये दोनों इसके रूट्स थे, सो 1 से √2 के बीच में बस ये नेगेटिव होगा, बाकी सब में पॉजिटिव होगा। p ऑफ ग्राफ का बस वैल्यू बताना है आपको, तो बस वैल्यू चेक कर लो कौन कौन सी 1 से √2 के बीच में आ रही है। 1 से √2 मतलब 1 से 1.414,
ठीक है, तो फर्स्ट में देखो 3 प्लस रूट टू बाई फोर, ए की वैल्यू है 3 प्लस रूट टू बाई फोर, 3 प्लस 1.414 बाई फोर, तो 4.4, तो 1.1 के करीब आ गया, क्लियरली बीच में ही आ रहा है कहीं, यानी इस पे जो है ग्राफ नेगेटिव, बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, ऐसे चेक करते जाओ यार सारी वैल्यू, बस ये तुम्हें अंदर की डोमेन्स देखनी है, जो कि इस रीजन के अंदर होंगी वहीं पर ग्राफ जो है नेगेटिव होगा, नीचे से जाएगा। इधर पॉजिटिव है, इधर भी ग्राफ पॉजिटिव है। ऑप्शन चेकिंग अब आप कर लीजिएगा। कितना प्यारा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक लग गया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लग गई, उसके बाद फंक्शंस लग गया, मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा की रेंज, और उसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक लग गई, ग्राफ लग गया क्वाड्रेटिक का। ठीक है, ऐसे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस एडवांस्ड में बेटा आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 2022 का एक और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अल्फा दिया हुआ है, एक साफ समझ आ रहा है क्या है, इनफाइनाइट जीपी है ना। अगर आप इसको देखें, के की वैल्यू डालेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन की पावर 4 पाई बाय 6 प्लस इनफाइनाइट तक, तो ए अपॉन 1 माइनस आर लगा देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कॉस स्क्वायर, तो tan स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया, यानी कि 1/√2 का होल 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो गया है। अल्फा की वैल्यू तो 1/3 आ गई है। आगे बढ़ते हैं। जी 0 से 1 डोमेन है ऑल रियल तक। फंक्शन डिफाइंड एज gx इक्वल टू 2 की पावर अल्फा x, 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा x है। समझ गए ना। gx की रेंज भाई 1000 बार निकाल चुके हैं, इस टाइप के फंक्शंस की रेंज हम 1000 बार मतलब अतिशयोक्ति अलंकार हो गया भाई, बट फिर भी तुम समझ गए। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये दोनों कटते हैं जीएम में, तो साफ समझ आ रहा है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कौन से नंबर, ये और ये, तो इनका अर्थमेटिक मीन हो गया दिस प्लस दिस बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा कटेगा, रूट ऑफ 2 की पावर अल्फा, तो 2 की पावर अल्फा एक्स प्लस 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर ले जाओ, 2 इंटू 2 की पावर अल्फा बाय 2, तो ये हमारा बन गया gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर अल्फा बाय 2 का मतलब 1/6, तो gx ग्रेटर देन इक्वल टू, पावर जोड़ दो 1 और 1/6, 2 की पावर 7/6, तो gx की मिनिमम वैल्यू 2 की पावर 7/6 हो गई है। बिल्कुल बढ़िया सी। ऐसे कितने क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं बेटा मैंने एम जीएम इनइक्वालिटी यूज करते हुए, मिनिमम मैक्सिमम रेंज निकलवाने के। अब मैक्सिमम कैसे आएगी सर, तो भाई मैक्सिमम तो एंड पॉइंट्स पे आएगी, भाई मिनिमम तो आ गई बीच में कहीं, और मैक्सिमम फिर बाउंड्री पॉइंट्स पे जा रही होगी, 0 और 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं जिस पे भी आएगी, ऐसे ही तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालते हो। g0 हो गया, g0 हो जाएगा, x को 0 डालेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर अल्फा, g1 हो जाएगा 2 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर 0, बात सेम ही हो गई, सेम ही आ गया यार, तो मतलब मैक्स वैल्यू 2 पॉइंट्स पे आ रही है, और वो हो रही है 2 की पावर 1/3 प्लस 1, अल्फा को डाल दिया, 2 की पावर 1/3 प्लस 1, मैक्सिमम वैल्यू भी बिल्कुल ठीक है, फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है, 0 और 1 दोनों पे मैक्सिमम सेम आ रही है, और फंक्शन अटेन्स मिनिमम एट मोर देन, गलत, मिनिमा तो एक ही पॉइंट पे आएगा जब एम बराबर जीएम हो रहा होगा। कहां आ रहा होगा वो भी निकाल सकते हो बेटा, अगर तुमसे एक पार्ट में ये भी पूछ लिया जाए मिनिमा अकर्स एट व्हाट पॉइंट, तो आप क्या करोगे, फॉर मिनिमा, कर चुके हम 1000 बार ये भी बात, मिनिमा के लिए एम जीएम बराबर हो रहे होंगे, नंबर्स इक्वल हो रहे होंगे, 2 की पावर अल्फा एक्स इज 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा एक्स, यहां से तुम्हारा एक तरह से अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू हाफ पे तुम्हारा मिनिमा आ रहा होगा बेटा, x इक्वल टू हाफ पे तुम्हारा मिनिमा आ रहा होगा। चलो तो ABC करेक्ट ऑप्शंस हो गए हैं, ABC हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए हैं। 2022 के कर लिए भाई, दो क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड चल रहे हैं हर साल इस चैप्टर पे, 22, 23, 24 में तुमने देख लिए, 21 में देख लेते हैं कितने हैं। एक तो भाई ये मतलब 21 में क्या ही पूछा था, मतलब मेंस में आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो 21 में एडवांस में पूछा था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन, इसके बारे में पूछा है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव, ऑब्वियसली डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, फैक्टर तो हो नहीं रहे कुछ, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। इसको जीरो रखना है। ब्रैकेट्स खोलने की थोड़ी मेहनत तो लगेगी भाई, बट काफी कुछ कट जाएगा। 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, डिनोमिनेटर भूल जाओ, होल स्क्वायर ही है वो। ये कट गया, माइनस 12 कट गया क्योंकि माइनस खुलेगा। और क्या बचा भाई, यहां पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 6x स्क्वायर, तो माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो गया, और 12 6 18x हो गया बेटा। नीचे तो होल स्क्वायर का टर्म था ही। ये तुम्हारा एक तरह से f डैश x आया है। तो f डैश x बन गया 5x स्क्वायर प्लस 20x अपॉन में कोई होल स्क्वायर x, 5x कॉमन, x प्लस 4 अपॉन होल स्क्वायर, राइट। तो क्लियरली इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं -4 और 4 आ रहे हैं, -4 और 0 आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। तो -4 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा होगा, और ये इंटरवल -4 से 0 में ही है, तो डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इन 1 से 2, 0 से आगे सब जगह इंक्रीज कर रहा है, तो 1 से 2 भी इंक्रीज। पूरा एग्जॉस्टिव इंटरवल नहीं दिया, कोई बात नहीं, जितना दिया है उसमें इंक्रीज तो कर ही रहा है। और f ऑन 2 है, f ऑन 2 के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज इस तरह के क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज तुम 1000 बार निकाल चुके हो यार है कि नहीं सर? 1000 बार कब निकाली हमने, भूल गए सर? हम क्वाड्रेटिक से कर रहे हो बेटा 11वीं क्लास से, इक्वल टू y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तरीका तो वो है रेंज निकालने का। दूसरा तरीका ये है भाई कि हमें -4 और 0 दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो मिल ही गए, इन पे निकाल लेते हैं, और इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल लेते हैं। इन्फिनिटी पे तो 1 है, क्योंकि डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जा रहा है 1। तो थोड़ा ग्राफिकली बता देता हूं कैलकुलस की मदद से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1, है ना। मैक्सिमम कोफिशिएंट्स कॉमन लेके 1 आ जाएगा, 1/1। एक हो गया क्वाड्रेटिक वाला तरीका, वो तो रेंज निकाल ही लोगे, y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट कैलकुलस का तरीका भी बता देता हूं, ये हो गया। ऑल्सो f ऑफ 0 देख लो क्या हो रहा है, f ऑफ 0 इज व्हाट, माइनस से प्लस, मतलब मिनिमा का पॉइंट है 0, तो -0 डाल के क्या आ रहा है, -6/4, -6/4 विच मीन्स -3/2। f ऑफ -4 निकाल लेते हैं जो मैक्सिमा का पॉइंट है, -4 निकाल लेते हैं बेटा मैक्सिमा के पॉइंट पे, -4 का होल स्क्वायर प्लस 12, x को -4 डाल रहा हूं, -6 अपॉन -4 का होल स्क्वायर -8 प्लस 4, तो ये बन गया भाई 16 और 6 अपॉन 16 -8 प्लस 4, 22 अपॉन 12, 11/6। तो 11/6, और इन्फिनिटी पे लिमिट तो बेचारी बहुत छोटी है, तो एक तरह से इसकी जो रेंज बन गई है, यही ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स बन गए हैं। देयरफॉर रेंज जो आ रही है, y की रेंज -3/2 से 11/6 आ रही है बेटा। ऑब्वियसली ऑन टू नहीं है क्योंकि कोडोमेन ऑल रियल है। f ऑन टू कैसे हो जाएगा, इनटू फंक्शन बना है, सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर लेफ्ट आउट, दे आर नॉट द इमेजेस। और रेंज है -3/2 से 2, ये तो गलत दे दिया, -3/2 से 11/6 है, तो ये भी गलत है बेटा। देयरफॉर A एंड B आर करेक्ट ऑप्शंस। आसान था। अगर आपको इसके बाद ये सब लिमिट नहीं, लिमिट के बिना भी दिख रही है रेंज, यहां से आ जाती, बट अगर नहीं करना है वो, तो अपना क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करके भी आप रैशनल फंक्शन की रेंज यहां पे निकाल सकते हैं। बट ये मैंने मेथड क्यों बताया है, मान लो क्यूबिक बना दिया, अभी तुम्हें यहां क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया है भाई, मान लो क्यूबिक अपॉन लीनियर दे दिया एडवांस 2025 में, फिर या क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे दिया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक, तो तब यही मेथड चलेगा कैलकुलस का, राइट। क्वाड्रेटिक तक है तब आप रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस p/q फॉर्म वालों की निकाल दो, अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। चलिए 2021 का एक और करते हैं, पिछला वाला तो बड़ा आसान था यार 2021 का, आई होप सब लोगों ने कर लिया। ये वाला देखते हैं, -π/2 से π/2 कंटिन्यूस फंक्शन f(0) 1 दिया हुआ है,
और इंटीग्रल 0 से पाई बाय 3 एफ टी डी टी 0 है, 0 से पाई बाय 3 तक का एरिया 0 है। तो देखो जब एरिया 0 होता है तो एक बात तुम्हें पता होती है, देखो 0 पे वैल्यू 1 है और पाई बाय 3 तक एरिया 0 है, मतलब पाई बाय 3 तक एक ना एक रूट तो आ ही जाएगी, क्योंकि तभी तो एरिया 0 होगा, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, कट कटा के एरिया 0। इंटीग्रल 0 होने का मतलब है साइंड एरिया 0 आ रहा है, मतलब ऊपर 0 पे तो 1 है, ऊपर से आ रहा है तो नीचे आएगा ही, मतलब बीच में कहीं ना कहीं रूट जरूर आएगी बेटा। तो कभी भी अगर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स 0 आता है मतलब ए टू बी में एक रूट होती ही होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है रूट निकालने का, ठीक है। अब पूछ रहे हैं द इक्वेशन एफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x इक्वल टू 0 है क्या, तो इसको एक नया फंक्शन मान लो, एफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x। देखो कोई भी चीज के रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, हैज एटलीस्ट वन रूट, तो आपके पास तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है कि IMV इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एफ ए इंटू एफ बी अगर 0 आ जाए, ये तो क्वाड्रेटिक में भी लगाते हैं ना, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा अगर लेस देन 0 आ जाए तो अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक रूट तो होगी। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेशन से, कि अगर इंटीग्रल ए टू बी अल्फा टू बीटा अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल 0 आ जाए तब भी बीच में एक रूट आएगा कंटिन्यूस फंक्शन का। और तीसरा तरीका होता है रोल्स थ्योरम, कि ये किसी का डेरिवेटिव बन जाए, क्योंकि हमें रोल्स थ्योरम में डेरिवेटिव 0 करना आता है, तो अगर ये किसी का डेरिवेटिव हो जाए किसी फंक्शन का इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम लग जाए तब भी वो हो जाता है। तो जब भी आपसे किसी इंटरवल में रूट्स पूछी जाए ये तीन ऑप्शन आपके माइंड में चलने चाहिए। यहां कौन सा ऑप्शन लूंगा, ऑब्वियसली इंटीग्रल वाला, बिकॉज इंटीग्रल दिया हुआ है। तो मुझे बोला गया है कि 0 से पाई बाय 3 में एक रूट है, तो 0 से पाई बाय 3 में जरा जी एक्स डी एक्स निकालते हैं, क्या आएगा। 0 से पाई बाय 3 एफ एक्स माइनस 3 कॉस 3x dx, अलग अलग कर लो इंटीग्रल्स को। 0 से पाई बाय 3 एफ एक्स डी एक्स माइनस 3 कॉस 3x 0 से पाई बाय 3। अच्छा ये वाला तो तुम्हें सवाल में ही 0 दिया है, इसकी वैल्यू तो बेटा आपको क्वेश्चन में ही वो देखिए 0 दी हुई है, और इसको तुम इंटीग्रेट कर लो साइन 3x बाय 3, और 0 से पाई बाय 3 जैसे ही तुम डालोगे, पाई बाय 3 डालने पे भी 0 साइन 0 0, तो ओवरऑल ये इंटीग्रल 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसकी भी एक ना एक सोल्यूशन पक्का है, क्योंकि इंटीग्रल अगर 0 आ जाए किसी रीजन में तो भैया रूट तो आनी आनी है, रूट तो आनी आनी है, ठीक है। तो ये तो सही है द इक्वेशन दिस। अब इसमें भी बिल्कुल सेम कहानी लगा दो, एक नया फंक्शन एच एक्स ले लो, तब लेफ्ट में ले आओ एफ एक्स माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 बाय पाई, करेक्ट। ये हमने क्या कर लिया, एक फंक्शन ले लिया है। अब इसका इंटीग्रल देखते हैं 0 से 1 में, 0 से पाई बाय 3 में, सॉरी। तो 0 से पाई बाय 3 एच एक्स डी एक्स देख रहा हूं, ये तो 0 था, माइनस 3 साइन 3x हो जाएगा कॉस 3x, है ना, 0 से पाई बाय 3, और इसका हो जाएगा 6 बाय पाई dx का x हो गया 0 से पाई बाय 3। अपर लिमिट डालूंगा कॉस पाई माइनस 1 माइनस 2 6 बाय पाई इंटू पाई बाय 3, तो -2 + 2, ये भी मिला के 0 आ गया। यानी एच एक्स का भी इंटीग्रल 0 आ रहा है, यानी एच एक्स की भी एक सोल्यूशन तो होगी होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद लिमिट निकालनी है, सी वाला तो लिमिट का क्वेश्चन है बेटा, कर देते हैं। x 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर देता हूं। ये लिमिट हो गई -1, एक x से एक x कट गया, तो -0 टू x एफ टी डी टी होल अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। लॉपिटल रूल लगा दो, 0/0 फॉर्म बन गई है, सो एफ एक्स अपॉन 1 हो गया है माइनस के साथ, तो -f0 बन गया है, और f0 तुम्हें बेटा 1 दिया हुआ था, तो -1 हो गया आंसर। ये लिमिट आ रही है -1, सी भी बिल्कुल सही आ गया है, सी भी बिल्कुल सही आ गया है, ठीक है। ऐसे ही अब डी निकालो पॉज करके। डी जो है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 0 टू x एफ टी डी टी, यही है ना। हाँ तो बस ये तो हो ही गया है गैस, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख लो, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, ये 1 होता ही है, और ये तुमने अभी लिमिट निकाली है, देखो ये निकाली है, 1 आया था, इसका माइनस तो बाहर था ही, इसका 1 आया था, ये भी 1, तो ओवरऑल लिमिट डी ऑप्शन की बेटा 1 होनी चाहिए, इन्होंने -1 दी है। ए बी सी आर द करेक्ट आंसर्स, ए बी सी आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, सही है ना।
आसान क्वेश्चन आए हैं एडवांस में, आप देख सकते हैं एओडी चैप्टर के। वैसे चैप्टर डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, क्वेश्चन करने लायक हैं सारे। चलो एक और देखते हैं, पैराग्राफ वाला 2021। अरे 2021 में बड़े सवाल आए हैं भाई। वैसे एक बात सही बताऊं तो ये तो इंटीग्रल का ही क्वेश्चन ज्यादा है, एओडी का कम है। वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से ऐसा लगा एओडी का है, बट ठीक है, मिक्स्ड कैलकुलस का कह सकते हो, लिमिट्स भी थी। और ये वाला तो एओडी बिल्कुल था ही, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम रेंज। तो 4 सवाल आ रहे हैं भाई, एक तो 2 ये मल्टीपल करेक्ट और एक पूरा पैसेज। ये देखिए पूरा पैसेज भी आया है। पैसेज को आधे लोग देख के छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। फिर वही बात, देखते ही नहीं छोड़ना है, पहले पढ़ लो क्या है। f1 एक फंक्शन है 0 से इंफिनिटी से r, f2 भी 0 से इंफिनिटी से r, f1 0 से x, पाई ऑफ दिस। देखो डरावना दे रखा है, हम डरेंगे नहीं, हम उसको जरा खोल के लिखते हैं। पाई मतलब प्रोडक्ट, तो f1x क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, f1x हो जाएगा 0 to x, j को जरा डालते हैं 1, सो t माइनस 1 की पावर 1, t माइनस 2 की पावर 2, t माइनस 3 की पावर 3, ऐसे t माइनस 21 की पावर 21 बन जाएगा dt। ठीक है, ये क्या है हमारा f1x फंक्शन हमने लिख लिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। f2x तो खैर दिया ही हुआ है, इसी तरह का एक 50 डिग्री पॉलिनोमियल टाइप का कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ। ठीक है, वेर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन रियल नंबर a1 a2 an प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। mi ni respectively denote the number of points of local minima and number of points of local maxima of fi। अच्छा समझे खेल क्या है, दोबारा पढ़ लो। mi ni denote number of minima and maxima for fi, मतलब f1 के लिए m1 और n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मिनिमा पॉइंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब डेरिवेटिव 0 रखना है भाई। तो f1 डैश x 0 रखते हैं, तो x माइनस 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 21 की पावर 21 हो जाएगी मेरे भाई, है ना। यानी 21 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जब इसको 0 रखूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स तो 21 आ गए भाई। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, 21 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 21। बट वो सारे के सारे मैक्सिमम मिनिमा नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है जिनकी पावर इवन है उनके अबाउट साइन चेंज होता ही नहीं, वेवी कर्व राइट। अब मैं क्या करूंगा, 21 पे तो देखो प्लस से शुरू होगा, उसके बगल में माइनस हो जाएगा, और 20 जो होगा इससे पहले 20 के बगल में फिर माइनस रहेगा, क्योंकि x माइनस 20 की पावर 20 आ रही होगी, है ना। वेवी कर्व लग रहा है, तो 20 तो कुछ नहीं होगा, फिर 19 पे फिर साइन चेंज होगा। यानी तुम समझ गए, जिसकी पावर ऑड है, यानी कि ऑड वाले पॉइंट्स की सबकी पावर ऑड है। 1 की पावर 1 है, 3 पे 3 है, 5 पे 5 है, 21 पे 21। तो जो ऑड नंबर्स हैं वही तुम्हारे एक्सट्रीमा पॉइंट्स हैं, यानी 1 3 5 7 9 ये सारे हमारे पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा है बेटा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। देखो 21 क्या है सर, माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है। या अगर तुम्हें और कंफ्यूजन है तो तुम इधर देख लो, 1 से कम कुछ डाल के देख लो, 0 डाल के देख लो। 0 डालोगे तो क्या होगा सोच के देखो। अब तुम वो भी डाल के देख सकते हो, उसकी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, बट मैं तुम्हें इजियर तरीका बता रहा हूं। ये देखो 21 क्या है, माइनस से प्लस, मतलब 21 तो मिनिमा है। x इक्वल टू 21, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आएंगे, एक तो x 21 आएगा सर, 20 तो कुछ नहीं आएगा। अब उससे पहले 19वां क्या आएगा, करने को तुम देख भी सकते हो। 19 में क्या होगा, इधर माइनस फिर प्लस होगा, यानी प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा है, मैक्सिमा होगा। और वो तो ऑब्वियस है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेट आते हैं कंटिन्यूअस में। अगर तुम्हारा उधर मिनिमा आ चुका है तो उससे पहले मैक्सिमा ही होगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा तुम्हारा x इक्वल टू 19 होगा बेटा। उससे पहले 17 वाला फिर मिनिमा हो जाएगा। अब तुम समझ गए खेल कहानी। 19 17 यहां आ जाएगा, है ना, फिर तुम्हारा 15 यहां आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा 13 यहां आ जाएगा, 11 यहां आ जाएगा। तो ऐसे कहानी चलती जाएगी बेटा, ऐसे कहानी चलती जाएगी। 4-4 के गैप में लिखते जाओ। अगला आ जाएगा 9, अगला आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 5, 3, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमा मिनिमा के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो m1 की वैल्यू हो गई 6 और मैक्सिमा था n1, n1 की वैल्यू हो गई 5। m1 6 n1 5 यहां डाल दो,
तो 12 प्लस 15 प्लस 30 45 57 57 आ रहा है भाई आंसर। 57 इज द आंसर करेक्ट। फर्स्ट फंक्शन f1x के हमारे निकल गए हैं क्योंकि mi ni क्या थे fi के, तो f1 के m1 n1 हो गए। सिमिलरली अब f2 के निकालने होंगे शायद अगले में, f2 n2 n2 निकालने हैं, मतलब सेकंड फंक्शन के निकालने हैं बेटा। तो f2x लिख लेते हैं, 98x माइनस 1 की पावर 50, 600x माइनस 1 की पावर 49, 2450। चलिए इसका f2 डैश x निकालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। 98 इंटू 50, 600 इंटू 49, यहां से x माइनस 1 की पावर 48 कॉमन आ गई। ऑल्सो इधर का 2 इसे दे दो, 100 और 49, 4900 भी कॉमन आ जाएगा, है ना। ये 100 इंटू 49, 4900 हो गया। 4900 यहां से भी कॉमन, x माइनस 1 माइनस 6 हो गया बेटा। यानी हमारे पास आ गया x माइनस 1 की पावर 48, x माइनस 7, और यहां पे तुम्हें पता है प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि 1 की पावर क्या है E1 है, तो साइन चेंज हो ही नहीं रहा है वहां। तो 7 इज द ओनली मिनिमा, माइनस से प्लस हो रहा है मतलब मिनिमा का पॉइंट है। तो M2 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा 1 बन गया, और N2 तुम्हारे 0। लोकल मैक्सिमा का कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, लोकल मैक्सिमा का कोई भी पॉइंट है ही नहीं। तो M2 1, N2 0, ये 0 ये 0, तो 6 हो गया आंसर। आंसर हमारा 6 आ रहा है। देख रहे हो ना, देखने में खतरनाक क्वेश्चन था यार, बट जहां थोड़ा डिकोड करा तुमने तो कितनी आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है, कितनी आराम से सॉल्व हो गया है भाई। तो 2021 के 4 क्वेश्चन थे, चारों ही क्वेश्चन में से एक भी कोई ऐसा नहीं कह सकते बहुत टफ था। हाँ, ये वाले में थोड़ा इंटीग्रल सोच नहीं पाए सर हम, सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है इंटीग्रेट करके वहां तक 0, तो इसका भी इंटीग्रल ही क्रिएट करना था। बाकी तो आई डोंट थिंक कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। चलो 2020 के अब आ जाते हैं। तो 2020 तक के मैं आपको करा दूंगा, फिर 19, 18, 17, 15 इन सब के आप खुद से बेटा कर लीजिएगा, ठीक है। तो पिछले 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल के मैंने आपको करा दिए हैं सारे क्वेश्चंस, करेक्ट। बाकी के आप कर सकते हैं। कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन x, y बिलोंग्स टू RR 0 से π/2। अच्छा, और जो रीजन दिया है y 0 से बड़ा 2 sin 2x, तो ग्राफ बना लेते हैं। 2 sin 2x का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं, अगर 0 से π/2 बनाना है तो एंगल तो पाई तक चले जाएगा उसका। sin 2x का ग्राफ ऐसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू बेटा 2 आएगी और π/4 पर आएगी, मानते हो ना, π/4 पे आएगी और 2 आएगी, π/4 पे और 2 आएगी, और बट y तो इससे कम है, y से कम है 0 से बड़ा है, यानी रीजन क्या हो गया, रीजन तो ये हो गया भाई, रीजन ये हो गया हमारा y लेस देन इक्वल टू 2 sin 2x, जैसे एरिया अंडर द ग्राफ में रीजन बनाते थे। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन दिस रीजन एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक साइड तो एक्स एक्सिस पे है रेक्टेंगल की, ओ सॉरी, एक साइड तुम्हारी एक्स एक्सिस पर है बेटा यहां कहीं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर अमंग ऑल रेक्ट, तो ऑब्वियसली अब अगर मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए तो इसको बिल्कुल ऊपर ही लोगे, यहां पे भाई नीचे थोड़ी ना लोगे, यहां ऐसे थोड़ी लोगे रेक्टेंगल, ऐसे थोड़ी ना लोगे रेक्टेंगल, आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए ताकि उसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो। तो जो दूसरा रेक्टेंगल के जो साइड्स हैं, दूसरे वर्टाइसेस हैं, वो दोनों आपके इस ग्राफ पर लाए करने चाहिए। अब नोटिस करो, क्योंकि रेक्टेंगल है और एक साइड एक्स एक्सिस है, तो ये भी, इसका भी y कांस्टेंट हुआ, पैरेलल होगी ना ये इसके, तो y इक्वल टू कांस्टेंट है। मतलब अगर इसका y sin 2x है, 2 sin 2x है ना, जो भी एक जनरल पॉइंट ले लिया x, तो ये y 2 sin 2x है। तो अब दोबारा कब आएगा सेम y, ये सोचो, क्योंकि तुम्हें दोनों पॉइंट्स का y सेम चाहिए। तो π/2 माइनस x पे आई गेस आ जाएगा, क्योंकि 2 sin 2 π/2 माइनस x करूं, क्योंकि 2 है ना वहां, 2 sin π माइनस 2x हो गया, यानी 2 sin 2x ही आ जाएगा बेसिकली। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा, करेक्ट।
सिमेट्री से भी बोल सकते हो भाई, ये इतनी पाई बाई 4 के उधर होगा, वो भी उतना ही उधर होगा। तो देयरफॉर पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड एक्स विल बी द पॉइंट्स, ताकि उनके वाई कोऑर्डिनेट्स बेटा सेम बन जाएं। वाई सेम बनाने हैं क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना है। तो बस अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम पेरीमीटर। सो पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेते हैं, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ये साइड कितनी हो गई भाई, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गई, यानी पाई बाई 2 माइनस 2x हो गई। और ये 2 बार आएगी, पाई बाई 2 माइनस 2x कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी, एक नीचे और एक ऊपर। और ये 2 साइन 2x भी 2 बार आएगी, तो 2 साइन 2x भी 2 बार आएगी। तो वी हैव पाई माइनस 4x प्लस 4 साइन 2x, ये हमारा फंक्शन हो गया है पेरीमीटर का। मैक्सिमाइज करने के लिए p डैश x निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 cos 2x माइनस 1, यानी cos 2x बेटा क्या हो गया, हाफ हो गया जब डेरिवेटिव को 0 रखा, इसको 0 रखा। अब सर ये मैक्सिमा है या मिनिमा, डबल डेरिवेटिव देख लो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमा ही आ रहा होगा। cos 2x इक्वल टू हाफ, मतलब 2x इक्वल टू पाई बाई 6 x, सॉरी पाई बाई 3 हुआ ना, 2x इक्वल टू पाई बाई 3, 2x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 6। 30 डिग्री या पाई बाई 6 पर मैक्सिमा आ रहा होगा पेरीमीटर का। ठीक है, अब पूछा क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है जब मैक्सिमा आकर करता है। तो पाई बाई 6 डालने पे तो जो लेंथ आएगी, लेंथ थी ये वाली साइड पाई बाई 2 माइनस 2x, यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 विच इज पाई बाई 6, और विर्थ हाइट कह लो, विर्थ कह लो, 2 साइन 2x, यानी 2 इंटू रूट 3 बाई 2, यानी रूट 3 आ गई। तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू रूट 3 कट भी गया, पाई बाई 2 रूट 3 जो है आंसर हो गया, पाई बाई 2 रूट 3। सी ऑप्शन इज अवर आंसर, सी ऑप्शन इज अवर आंसर, राइट। सी ऑप्शन हो गया यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। देखो मैक्सिमा मिनिमा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का भी एक क्वेश्चन बन गया है। चलो 2020 का एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई, 3 आए थे 2020 में भी, देखते हैं तीनों। फॉर अ पॉलिनोमियल gx with real coefficients mg denote number of distinct real roots of gx। अच्छा, suppose s is the set of polynomials with real coefficient defined by s equal to this। अच्छा, एक पॉलिनोमियल है जो इस तरह का है, px लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ए नॉट प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, रियल नंबर है वो, मतलब एक तरह से 4 और 3 7 डिग्री पॉलिनोमियल वो है, बट उसमें से 2 फैक्टर हमें 4 फैक्टर एक तरह से दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, अच्छा फॉर अ पॉलिनोमियल f लेट f डैश एंड, अच्छा इसको f ही मान लेते हैं, तो fx ये पॉलिनोमियल है, इसका डेरिवेटिव f डैश है, डबल डेरिवेटिव उसका सेकंड डेरिवेटिव है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m f डैश प्लस m f डबल, m f क्या था, mg क्या था भाई, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ gx। अच्छा, तो mg था नंबर ऑफ रूट्स ऑफ gx, तो m f डैश क्या हो जाएगा, m f डैश हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f डैश इक्वल टू 0, और m f डबल डैश क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूं मैं, गॉट इट। तो अब देखो यहां पे एक बात तो समझ आ रही है, fx की 2 रूट्स तो ऑलरेडी हैं, 1 और -1 है ना, fx की x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 तो है ही, और क्योंकि वो रिपीटेड रूट है, क्योंकि वो रिपीटेड रूट है, देखो वो f डैश एक्स के भी रूट्स होंगे। देखो डिफरेंशिएट मत करो, क्योंकि क्या है ना, ये सब दिए नहीं हुए, a0 a1 a2 a3, उनका कोई रोल भी नहीं है, सही बताऊं तो इसी का रोल है। तो f डैश एक्स के भी एक एक रूट तो आ ही गए, x इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है ना, आपको पता है जब रिपीटेड फैक्टर होता है तो fx का भी रूट होता है, f डैश एक्स का भी रूट होता है। आप चाहे तो डिफरेंशिएट करके देख लें, ये दोनों फैक्टर कॉमन आएंगे ही आएंगे, कल मैंने थ्योरी में बताई भी थी ये बात। अच्छा, अब एक बात और, क्योंकि ये दोनों रूट है fx के,
तो बाय रोल्स थ्योरम हम ये भी बोल सकते हैं भाई, अगर एफ एक्स के रूट्स हैं -1 और 1, ठीक है, तो इसके बीच में भी एफ डैश का तो एक रूट आएगा ना बाय रोल्स थ्योरम, एटलीस्ट वन रूट तो बीच में भी आएगा ही भाई। एफ डैश एक्स का रूट ये दोनों भी है क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा होगा मान लो वहां, बट बीच में भी तो एक ना एक कहीं रूट आएगा ही ना -1 और 1 के बीच में बाय रोल्स थ्योरम, बिकॉज एफ ऑफ 1 भी 0 है, एफ ऑफ -1 भी 0 है। सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द डेरिवेटिव। तो एफ एक्स के अगर दो रूट ये हैं तो इनके बीच में एक डेरिवेटिव का रूट भी आएगा। सो बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम there exists at least one root of f dash x equal to 0 in the open interval -1 से 1। तो एक तीन रूट हो गए अब डेरिवेटिव के, एटलीस्ट एक दो तो ये हो ही गए थे, एक और आ गया। सो यानी कि जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव आया f dash x equal to 0, f dash x equal to 0 has at least 3 roots। तो डेरिवेटिव के कम से कम 3 रूट होंगे तो डबल डेरिवेटिव के कम से कम 2 होंगे। कल हमने बात पढ़ी थी कि बिटवीन 2 रूट्स ऑफ अ फंक्शन एक रूट आता है डेरिवेटिव का, तो वही वाली बात जो यहां लगाई थी। तो 3 के बीच में 2 आ गए, तो टोटल हमारे 3 और 2 मिला के 5 रूट्स होने चाहिए भाई, 5 होना चाहिए आंसर करेक्ट, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश, मतलब नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डबल डैश का सम बताना है। तो 3 और 2 5 ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आपको 1-2 कराए थे ऐसे। चलिए लास्ट देख लेते हैं अब आज PYQ 2020 का जो तीसरा PYQ आया है बेटा, ये भी फंक्शन के ऊपर है। फंक्शन दिया है किस तरह का, सपोज द फंक्शन f हैज लोकल मिनिमा एट थीटा प्रिसाइजली व्हेन थीटा इज λ1 पाई, λ2 पाई, λr पाई। अच्छा, बेसिकली मिनिमा के पॉइंट निकालने हैं यार, और कुछ भी नहीं करना है। सो एफ थीटा जो है, थोड़ा सा अगर मैं देखो चाहूं तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, बट थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाने का मन कर रहा है, इसको खोल देते हैं। तो 1 + sin2 थीटा हो जाएगा वो, और उसको लिख लेते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 - sin2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया करेक्ट। अब डिफरेंशिएट कर देता हूं, चाहो तो वैसे अब sin2 थीटा में क्वाड्रेटिक भी बन गई, होल स्क्वायर बना के भी तुम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो राइट, बट ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंशिएट कर लो। वैसे तो क्वाड्रेटिक से हो जाएगा ना, sin2 थीटा में मुझे क्वाड्रेटिक दिख गई है बेटा, ठीक है, आप उससे भी मिनिमा के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएट कर लो। sin2 थीटा का हो गया cos2 थीटा इंटू 2, इसका हो गया 2 × 1 - sin2 थीटा इंटू -cos2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 cos2 थीटा कॉमन आएगा बेटा, और 1 - 2 1 - sin2 थीटा बचेगा, तो 2 cos2 थीटा इंटू 2 sin2 थीटा -1 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एक तो cos2 थीटा 0 आ गया, cos2 थीटा 0, और थीटा दिया था 0 से पाए, तो 2 थीटा 0 से 2 पाई हो गया भाई। थीटा अगर तुम्हारा 0 से पाई है तो 2 थीटा तुम्हारा 0 से 2 पाई है। 0 से 2 पाई में π/2 और 3π/2, यानी थीटा की वैल्यू π/4 3π/4 आ चुकी है बेटा। यहां से निकाल लेते हैं sin2 थीटा इक्वल टू हाफ, तो 2 थीटा हो गया π/6 या 5π/6, तो थीटा हो गया 5 π/12 π/12 और 5π/12। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। अब बस ये पता लगाना है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है π/12, उसके बाद है आई गेस π/4, फिर है 5π/12 और फिर है 3π/4। अब मैं बस ये देखना चाहता हूं साइन चेंज कैसे हो रहा है। तो वेवी कर्व मत लगाना प्लस माइनस, वो एल्जेब्रिक के लिए होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, एफ डैश 3π/4 प्लस या π/12 कहीं भी डाल के देख लो, π/12 से जस्ट कम, π/12 मतलब 15 डिग्री से जस्ट कम डाल के देखना है, इसमें डालना है ना, इसमें डालना है। ये हमारा एफ डैश थीटा आया था लास्ट तक, इसमें जरा अगर हम डालेंगे तो सोचो ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, और cos 30 से थोड़ा सा कम, तो ये हाफ से थोड़ा कम होगा, मतलब ये माइनस होगा, मतलब यहां पे नेगेटिव होगा, यहां प्लस होगा, बाकी तो साइन चेंज होगा ही, क्योंकि तुम्हें पता है इस तरह का कोई होल स्क्वायर तो है नहीं। तो देयरफॉर इस तरह से चलता जाएगा। अगर आपको शक हो रहा है 1-2 जगह और देख लो, 45 से बड़ा डाल के देख लो थोड़ा सा,
ठीक है, या फिर आप 3π/4 से बड़ा डाल के देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, सो 3π/4, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, एफ डैश तो हमें लग रहा है नहीं, 3π/4 नेगेटिव भी देख लेते हैं। 3π/4 से जस्ट बड़े में क्या हो रहा है, तो 3π/4 से बड़ा थीटा है, तो 2 थीटा 3π/2 से जस्ट बड़ा हो गया, तो 3π/2 से जस्ट बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और ये हो गया साइन 3π/2 -1 होता है, तो ये भी -2 -1 नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव माइनस, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, है ना। तो इसी तरह से साइन चेंज हो रहा होगा। हमें अब मिनिमा के पॉइंट्स बताने थे, तो मिनिमा होता है माइनस से प्लस, तो π/12 5π/12, ये दोनों क्या हो गए, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा हो गए हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा हो गए हैं। तो λ1 और λ2 दो आएंगे, सो λ1 हो जाएगा 1/12 और λ2 हो जाएगा 5/12, क्योंकि लैम्डा पाई थे, लैम्डा पाई है ना, पाई पाई कट गया। λ1 प्लस λ2 6π/12 यानी हाफ, 6π/12 यानी हाफ हो गया आंसर, 0.5 हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको कैलकुलस सर हमें अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये क्या कर दिया आपने, इतनी हमारी कैलकुलस स्ट्रांग नहीं है, तो भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, फिर क्वाड्रेटिक बनाओ इसे, sin 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, होल स्क्वायर बना लो, मिनिमा के पॉइंट ढूंढ लेना यार। ठीक है, वो दैट कैन ऑल्सो बी डन, दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट वो थोड़ा लेंदी मुझे लग रहा है, वो भी कर सकते हो। बट चलिए, तो ये हो गए हमारे एडवांस के बेटा PYQ। आई होप आप लोगों ने करे, खुद पूरे शिद्दत से बेटा ट्राई करे, तो डेफिनेटली आपसे 50-60% क्वेश्चन आराम से हुए होंगे। मतलब इनमें से कौन सा मुश्किल था अगर देखा जाए तो, एक थोड़ा पिछला वाला थोड़ा ट्रिकी कह सकते हो, है ना, बाकी बहुत ट्रिकी तो नहीं था। उसके अलावा मुझे सही में नहीं लग रहा कि कोई भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ट्रिकी बिल्कुल ही AOD में कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो पिछले 5 साल में। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा होमवर्क डिस्कशन ब्रेन टीजर्स का, है ना, जो हमने पिछले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क्स दिए थे, वो अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। PYQs हमारे हो गए हैं। चलिए, तो अब होमवर्क वाले जो ब्रेन टीजर्स हैं, ब्रेन टीजर नंबर 11 जो पहले हमने लेक्चर 1 में दिया था होमवर्क में, C1 एंड C2 आर 2 सर्कल्स इंटरसेक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले तो सर्कल का इक्वेशन अच्छी तरह से लिख लेते हैं, x² + y² x² + y² - 2x = 0, ये हो गया x² + y² = r²। इक्वेट कर देते हैं, r² बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ गई r²/2, x को वापस इसमें डाल दीजिए, तो r⁴/4 + y² = r², r² - r4/4, यानी y की वैल्यू हो गई बेटा r√1 - r²/4। पॉजिटिव वाली ले ली क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया था। नाउ P निकल कर आ गया है, एंड लेट R बी द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू Q एंड P। तो लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q मीट्स एट x एक्सिस, तो 2 पॉइंट फॉर्म लिख लो। सो इक्वेशन ऑफ PQ लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ y - y1 = m, m हो जाएगी y2 - y1, सो r r√1 - r²/4 अपॉन x2 - x1, 0 - x2 0 है और x1 है r²/2, ठीक है, इंटू x - x1। ये हो गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ PQ हो गया। आप कह रहे हैं कि ये जो जहां y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट R है, ठीक है, इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, है ना, लेट R बी द पॉइंट। हाँ, तो y0 डाल देते हैं, y0 डाल देते हैं, तो y0 डाल दिया, सो -r और ये -r²/2 इधर जाएगा, r³/2 इधर से r कॉमन, इंटू x आ जाएगा, एक x कट जाएगा, सो x की वैल्यू हो जाएगी r²/2 होल अपॉन 1 -√1 - r²/4। और लिमिटिंग केस में निकालना है, रेडियस ऑफ C2 डिक्रीजेज इंडेफिनेटली, मतलब r टेंडिंग टू 0, लिमिट r टेंडिंग टू 0 पे ये फॉर्म लिमिट सॉल्व करनी है बेटा। ये तो हमारी 0/0 बन चुकी है, 0/0 बन चुकी है, इसे रैशनलाइज कर देते हैं। सो लिमिट r टेंडिंग टू 0 लगानी है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये लिमिट्स का क्वेश्चन बन गया है, अपॉन 1 + √1 - r²/4 रैशनलाइज किया, तो ऊपर a + b a - b, ये नीचे a + b a - b, सॉरी ये वाला दिस इनटू दिस, और ऊपर ये तो 2 ही हो गया, 2 से कट गया, तो ऊपर रह गया r², न्यूमरेटर में रह गया r², नीचे आ जाएगा बेटा a - b a + b 1 - 1 + r²/4, 1 कट गया, r²/4 रह जाएगा, r² कट के ये लिमिटिंग वैल्यू 4 आ गई, यानी x कोऑर्डिनेट 4 आ गया है। x कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए था, x कोऑर्डिनेट बोला अल्फा है, सो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई,
अल्फा 4 शुड बी द आंसर, डी ऑप्शन आ गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व दिस। तो नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट दो बार करना होगा। पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 7x माइनस 1 की पावर 6 x प्लस 2 की पावर 8 कांस्टेंट प्लस x माइनस 1 की पावर 7 कांस्टेंट 8 टाइम्स x प्लस 2 की पावर 7 हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां से कुछ कॉमन आ गया, x माइनस 1 की पावर 6 x प्लस 2 की पावर 7, यहां पे बन जाएगा 7 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 8 टाइम्स x माइनस 1। करेक्ट। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 6 x प्लस 2 की पावर 7, ये हो गया 7x 8x 15x 14 माइनस 8 6, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x। बट एक बार और अभी हमें निकालना है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव तक जाना है, तो f डबल डैश x हो जाएगा, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये दोनों पहले कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 15 प्लस प्लस ये वाला डिफरेंशिएट करेंगे 15x प्लस 6 और प्लस इस बार ये वाला करेंगे 7x प्लस 2 की पावर 6 x माइनस 1 की पावर 6 और 15x प्लस 6 रह जाएगा बेटा। करेक्ट। ठीक है, इतनी बात सही है। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस 1 की पावर तो 5 कॉमन आएगी तीनों में से, x माइनस 1 की पावर क्या आएगी 5 कॉमन आएगी, x माइनस 1 की 5 आएगी, x प्लस 2 की पावर 6 कॉमन आएगी, x प्लस 2 की पावर 6 कॉमन आएगी। तो क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, इधर बचेगा एक x माइनस 1, करेक्ट, एक x प्लस 2 इंटू 15 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 बचेगा, और इधर बचेगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 15x प्लस 6 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 15x प्लस 6 बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात सही है, इतनी बात सही है बेटा। अब 15x प्लस 6 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 15x प्लस 6 और कॉमन, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत, ये भी 15x स्क्वायर प्लस 2x, तो प्लस x माइनस 2 बन गया, और इसमें से x 15x प्लस 2 15x प्लस 6 कॉमन, 6x प्लस 12 प्लस 7x माइनस 7 ऐसा बन जाएगा। करेक्ट, और होल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बेटा। तो ये बन गया 7 6 13 13x। तो अगले पेज पे लिख देता हूं x माइनस 1 की पावर 5 x प्लस 2 की पावर 6, अंदर बचेगा बेटा 15x स्क्वायर प्लस 15x, 15x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 30, और इधर बच जाएगा 15x प्लस 6, 15x प्लस 6 इंटू में बेटा ये क्या है 7 6 13 13x प्लस 5, 13x प्लस 5। अब बस तुम्हें बस ये देखना है यार, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं यहां पे, कुछ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दैट इज व्हाट आई वांट टू चेक। तो 6 5 30 तो कट ही गया एक्चुअली, तो x माइनस 1 की पावर 5 x प्लस 2 की पावर 6, ये है 15x स्क्वायर प्लस 15x, और माइनस 30 प्लस 30 कट ही जाएगा, तो प्लस 15 इंटू 13x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 78x। ठीक है, हाँ, प्लस 30 कट गया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक x कॉमन भी आ जाएगा, एक x कॉमन भी आ जाएगा एक्चुअली, चलो बाद में लेंगे कॉमन इन दोनों को, पहले x 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर कॉमन, 15x स्क्वायर 1 प्लस 13 इंटू 14 आ जाएगा, प्लस 75 और 15 90x प्लस 78, कितना हो गया ये 168x हो गया, 168x हो गया है, देख रहे हो ना भाई। और यहां पे आ गया x माइनस 1 की पावर 5 x प्लस 2 की पावर 6, तो यहां से बेटा क्या हो गया 15 दूनी 30, 30 इंटू 70 हो गया ना, तो ये हो गया 230 इंटू 7, 30 इंटू 7 हो गया 210, तो 210x प्लस 168, और इंटू में एक x आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास
4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए डबल डेरिवेटिव के, 4 आ गए, एक -1, सॉरी एक -2, एक ये -168/210 जो भी होगा ये, और एक 0 और एक 1। अब सारे मत बोल देना इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, कई लोग क्या करते हैं चारों इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल देते हैं, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी पावर है इवन, इसकी पावर है इवन, इवन वाले में आपको पता है प्लस माइनस माइनस चलेगा। तो डबल डेरिवेटिव सिर्फ 0 होना इनफ नहीं होता क्रिटिकल पॉइंट के लिए, डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करना चाहिए, राइट। तो डबल डेरिवेटिव -2 के अराउंड तो साइन चेंज कर ही नहीं रहा, तो ये नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, ये है क्योंकि इस पे डबल डेरिवेटिव साइन चेंज, ये भी है ये भी है। सो 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए, 4 नहीं 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए, 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए। तो एल की वैल्यू हो गई 3, एल की वैल्यू हो गई 3 बेटा, 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट इसमें था और कुछ भी नहीं है। चलिए ये वाले में मैंने आपको हिंट दी थी कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन लेना है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x/2, सॉरी जी एक्स इक्वल टू ई की पावर x/2 इंटू एफ एक्स लेना है, ठीक है जी। और इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 5 होंगे, क्योंकि एफ एक्स के 5 है, इसका तो कोई रूट होता नहीं। तो जी डैश एक्स निकालते हैं, ई की पावर x/2 एफ डैश एक्स प्लस हाफ ई की पावर x/2 एफ एक्स, ठीक है जी। और जी डबल डैश एक्स निकालते हैं, ई की पावर x/2 एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा प्लस हाफ ई की पावर x/2 इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव ये तो बेसिकली हाफ टाइम्स ही दिस हो गया, तो हाफ टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, समझ गए ना भाई। ये वाला फंक्शन क्या है, हाफ टाइम्स जी एक्स है, तो हाफ टाइम जी डैश एक्स आ जाएगा। तो हाफ टाइम्स जी डैश एक्स विच वॉज, ऊपर से ले लो ई की पावर x/2 एफ डैश एक्स प्लस हाफ ई की पावर x/2 एफ एक्स, राइट। ये जी डैश एक्स था, तो मेरे पास जी डबल डैश एक्स, थोड़ा सिंपल करके लिख लेता हूं, ई की पावर x/2 कॉमन, क्या आ गया भाई एफ डबल डैश एक्स, ये आ गया, और हाफ एफ डैश एक्स मिला के एफ डैश एक्स हो गया, और 1/4 एफ एक्स हो गया है बेटा। ये क्या आ गया मेरे पास, जी डबल डैश एक्स आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही अब जी ट्रिपल डैश तक जाना है मुझे, ये टर्म ट्रिपल डैश तक लानी है, तो जी ट्रिपल डैश एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ई की पावर x/2 कांस्टेंट, इनके डेरिवेटिव प्लस ये सब कांस्टेंट हाफ ई की पावर x/2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है जी। फिर से ई की पावर x/2 कॉमन ले लीजिए, ई की पावर x/2 कॉमन, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ डबल डैश हो गया हाफ ये और 1 ये, तो 3/2 एफ डबल डैश एक्स, और एफ सिंगल डैश में आएगा 1/4 और हाफ, है ना। सो 1/4 और हाफ होता है 3/4 एफ डैश एक्स, और लास्ट में एफ एक्स तुम्हारा आएगा बाय 2, हाफ टाइम्स एफ एक्स आएगा। ये मेरा क्या है, डबल डेरिवेटिव है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पे अगर जब आप एलसीएम लोगे ना, जरा एलसीएम लेके देख लो क्या हो रहा है। एलसीएम लेके अगर मैं देखूं, अगर मैं एलसीएम लेके देख रहा हूं, एक मिनट जरा चेक कर लेता हूं यार, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ है। 1/4 था, एक मिनट, अच्छा ये 1/4 मेरा मिस हो गया है ना, ये वाला यार बच गया, देख लिया, ये कांस्टेंट माना था, इसका डेरिवेटिव तो ये हो गया, इसका डेरिवेटिव यहां पे मेरा ऐसा क्यों हो गया, बस यही देखना था। 1/4 एफ एक्स था, ठीक है जी। तो 1/4 एफ एक्स मतलब 1/8 एफ एक्स, यहां पे बेटा 1/8 एफ एक्स होगा, ये आपका 1/8 होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, 8 को जरा एलसीएम ले लूं, तो जी ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, जी ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा ई की पावर x/2 अपॉन 8, 8 एलसीएम लिया है, 8 एफ ट्रिपल डैश एक्स, 8 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल डैश के साथ आ जाएगा 12, 2 नीचे है, 4 3 12, 12 एफ डबल डैश एक्स प्लस, और इधर आ जाएगा बेटा 6 एफ डैश एक्स, 6 एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये आ गया जी ट्रिपल डैश एक्स, राइट। ये जी ट्रिपल डैश एक्स आ गया। तो अब देखिए वही चीज बन गई है, 6 12 8 1, 6 12 8 1, ठीक है, वही चीज बन गई है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं भाई, क्योंकि जी एक्स के कितने रूट्स थे, जी एक्स के थे
इसका तो कोई रूट होता नहीं है, बस एफ एक्स के जितने थे तो जी एक्स के थे 5 रूट्स, एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो जी डैश के हो गए 4, तो इसके डेरिवेटिव के 4 आएंगे, जी डबल डैश के हो गए 3 और जी ट्रिपल डैश के हो गए 2 रूट्स, तो यानी कि जी ट्रिपल डैश के इसके कितने हैं, एटलीस्ट 2 रूट्स हैं। रोल्स थ्योरम के हिसाब से इसके एटलीस्ट 2 रूट्स हैं बेटा, और इसका तो कोई रूट होता नहीं है, तो बचे रूट सारे के सारे इसी के हैं, यानी इस फंक्शन के ये जो भी फंक्शन बनेगा इसके एटलीस्ट 2 रूट्स तो जरूर होंगे। ये बस इसमें ट्रिक थी कि यार इसमें e की पावर x/2 fx फंक्शन क्रिएट करना था, उसको 3 बार डिफरेंशिएट करके यही कोफिशिएंट्स बन रहे हैं। अब ये थोड़ा सोचना इंपॉसिबल सा ही है, इसीलिए ट्रिकी क्वेश्चन था। चलो अगला, ये था एक भाई जिसमें मैंने आपको दिया था मैक्सिमा मिनिमा करने का। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड एट O, radius 2 and 6 respectively as shown in the figure. B is a fixed point while point A varies on the outer circle, ठीक है। C is a point on AB के ऊपर एक पॉइंट C लेना है, such that AC BC का रेशियो 1:2 है, ये रेशियो 1:2 है, ठीक है। Let E and D lie on inner circle, अच्छा इसी लाइन को जहां मीट कर रही है E और D पे कर रही है, ठीक है। Let S is the area of ECD, answer the following question। तो देखो अब ECD का एरिया निकालना है हमें, ECD ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब क्या करें, देखो यहां पे थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करता हूं, बिकॉज दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, सेंटर ओरिजिन है और उनके रेडियस भी दिए हुए अच्छे से। तो एक काम करता हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस कहीं भी मान सकता हूं ना भाई, तो मैं क्या कर रहा हूं, चलो इसी में बना देता हूं, यही लाइन एक्स एक्सिस मान लेता हूं क्योंकि वो फिक्स पॉइंट भी है बी क्या है, फिक्स पॉइंट, तो उसे मैं एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लेता हूं और ये पॉइंट मेरे वेरिएबल पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर आ गया और अब बी के कोऑर्डिनेट्स तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस उसका था 6 तो 6 0 हो जाएंगे और इसका रेडियस था 2 तो ये 2 0 हो गया, करेक्ट। और ए को वेरिएबल पॉइंट लेना है तो 6 cos थीटा 6 sin थीटा बेटा ले लीजिए, 6 cos थीटा 6 sin थीटा। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, एंगल तो सेम ही रहेगा, पैरामेट्रिक एंगल थीटा ही रहेगा इस लाइन पर क्योंकि ये वाला एंगल थीटा हुआ है, करेक्ट, ये वाला एंगल थीटा हुआ है। तो ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 cos थीटा 2 sin थीटा, करेक्ट। और सी के कोऑर्डिनेट अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 + 12 cos थीटा बाय 3 कॉमा, ठीक है, 0 + 12 sin थीटा बाय 3, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया है, यानी सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए दिस कॉमा 4 sin थीटा, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। मैंने सी के क्यों लिखे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बेटा, ईसीडी निकालना है मुझे, ई सी और डी। अब ये तीनों वर्टाइसेस मिल गए हैं, ये 2 0 है, ई तो पता ही है और सी भी निकाल लिया। अब एरिया का फंक्शन बनाता हूं, तो एरिया एज अ फंक्शन डिटर्मिनेंट से बना लेता हूं, हाफ 6 सॉरी ईसीडी लेना था ना, डी ले लेता हूं पहले 2 0 1 x1 y1 1, फिर ले लेता हूं ई ले लेता हूं सपोज, ई के कोऑर्डिनेट्स थे 2 cos थीटा 2 sin थीटा 1 और लास्ट में सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं 2 + 4 cos थीटा और इधर हो गया 4 sin थीटा और इधर हो गया 1, करेक्ट, इधर हो गया बेटा 1। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने एरिया लिख लिया है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, या फिर बेटर तरीका क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, R3 को R3 - 2R2 कर लेता हूं। उससे क्या फायदा होगा, देखो R3 रो 3 में से डबल ऑफ दिस माइनस करूंगा तो 4 cos थीटा 4 sin थीटा कट जाएगा, तो 2 0 1 2 cos थीटा 2 sin थीटा 1 और ये कट के 2 ही रह जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा और ये 1 - 2 -1 हो जाएगा बेटा। और अब हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर लेता हूं, बिकॉज 2 0 मुझे वहां पे दिख गए हैं, तो सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर लेता हूं, 2 2 एलिमेंट, अब हर एक हाफ भी था भाई, तो एरिया का फंक्शन हो गया हाफ इंटू 2 sin थीटा इंटू -2 करेक्ट, -2 -4 और मॉड भी है डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल में, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 4 sin थीटा का मॉड ऑफ 4 sin थीटा, राइट, मॉड ऑफ 4 sin थीटा। इसकी मैक्स वैल्यू तो अब कैलकुलस लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, 4 ही होगी। सो एस मैक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एस मैक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। और क्या पूछा है,
कॉमन एरिया बिटवीन ईसीडी एंड इनर सर्कल फॉर एस मैक्स, कॉमन एरिया बिटवीन ईसीडी एंड इनर सर्कल। अच्छा, ईसीडी ट्राइंगल और इनर सर्कल के लिए कॉमन एरिया निकालना है, गॉट इट। तो बेसिकली जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, एक सर्कल ऐसा था, एक सर्कल ऐसा था, ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट था। ई कौन सा पॉइंट था? अच्छा, ई ये वाला पॉइंट था, ई ये वाला पॉइंट था, ठीक है जी। और डी ये वाला पॉइंट था, आई गेस डी ये वाला पॉइंट था, हाँ 2,0। अब तुम्हें कह रहे हैं जब एस मैक्स हो रहा है, तो एस मैक्स कब हो रहा है? बेसिकली तुम्हें अब ये समझना है कि जब साइन थीटा 1 हो रहा होगा तभी तो मैक्स हो रहा है, यानी थीटा 90 हो रहा है। यानी उस सिनेरियो में तुम्हें ई को ऐसे बनाने की जगह क्या करना चाहिए? ई को बेसिकली तुम्हें ये वाला पॉइंट 90 की वजह से, बेटा क्या होगा, 90 की वजह से ये ई पॉइंट तुम्हारा उठ के, ई पॉइंट तुम्हारा उठ के, ये जो ई पॉइंट है बेटा ये यहां पहुंच जाएगा 90 की वजह से, राइट। सो यहां पे हमारा ई पॉइंट आ जाएगा, ई पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा, और हमारा जो ए पॉइंट है वो हमारा यहां आ जाएगा, ये ए हो जाएगा। थीटा बेसिकली 90 ले लिया ना, ये एंगल 90 कर दिया, तो ये ऊपर आ जाएंगे पॉइंट्स। डी और बी तो यहां थे ही, डी और बी तो यहां थे ही, और सी पॉइंट कहीं इस लाइन ए बी पर, सी पॉइंट कहीं पर था, करेक्ट। हाँ, सी पॉइंट यहां पर था। तो अब तुम्हें बोल रहे हैं कॉमन एरिया बिटवीन ईसीडी एंड इनर सर्कल, ई सी डी। तो यार ईसीडी और इनर सर्कल के बीच में कॉमन एरिया तो एक्चुअली यही वाला होगा, सेगमेंट, सेगमेंट टू अ सर्कल, है ना, यही वाला तो होगा, सेगमेंट हो गया देखो सर्कल का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ सेगमेंट बोल सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 1/4 सर्कल है, इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये भी 2 ये भी 2, तो -12 2 इंटू 2, रेडियस भी 2 था, 4 कट गया, सो पाई -2 यानी 3.14 माइनस 2, 1.14 अप्रोक्सीमेटली हमारा एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये शेडेड एरिया वाला सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगा के ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 दिया हुआ है, उसके अलावा देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर सच दैट fk+1 इंटू fk-1 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो k0 अगर हम डाल दें तो f1 इंटू f-1 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। k1 डाल दें, अगर k1 डाल दें तो f0 इंटू f(2) नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर नहीं आनी चाहिए बेसिकली 2-2 के इंटरवल में उसमें की प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, कोई भी, मतलब बीच में रूट आ ही नहीं सकता। f0 इंटू f2 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 और 2 के बीच में रूट नहीं आएगा। f-1 और f-1 का प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब -1 और 0 के बीच में रूट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 0 और 2 के बीच में रूट नहीं आएगा, अगर मैं k को 1 डाल दूं, k को सॉरी हाँ k को 1 डाल दूं तो आ ही गया था 0 और 2 के बीच में। तो इस तरह से होगा क्या ना, हर एक इंटरवल में कोई भी रूट नहीं आएगा बेसिकली। अब तुम बोलोगे सर जैसे ये -1 से 1 में कोई रूट नहीं आएगा, फिर 0 से -1 से 1 में नहीं आएगा, ठीक है, फिर 0 से 2 में भी नहीं आएगा कोई रूट, करेक्ट। तो आपको एक बात दिख रही है, अगर -1 से 1 नहीं आएगा, 0 से 2 भी नहीं आएगा, तो इसके बीच में भी नहीं आ सकता ना, फिर इसके बीच में भी नहीं आ सकता, इसके बीच में भी नहीं आ सकता, कोई रूट भी नहीं आएगा आपका, कहीं पर भी रूट आएगा ही नहीं। एक्चुअली रूट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 हो सकता है, या 0 और -1 हो सकता है, तो कि वहां पे जाके वो एग्जैक्ट 0 बन जाएगा। तो आपको बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है, दैट ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल, that case 1 x equal to 0 and x equal to 1 are 2 of the roots, और case 2 x equal to 0 and x equal to -1 are 2 of the roots। क्योंकि सोचो ना, बीच में तो कहीं आ ही नहीं सकता ना, बीच में कहीं आ ही नहीं सकता, बीच में कहीं भी नहीं आ सकता, बस सिर्फ तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जब या तो एक रूट 0 और 1 पर हो जाए, ग्राफ मतलब आपका ऐसे निकल जाए, इससे निकल जाए, ठीक है, और या फिर इन दोनों पे हो जाए। तीसरी रूट की क्या होगा वो भी अभी देखते हैं, तीसरे रूट का क्या होगा वो भी अभी देखते हैं। तो उसके लिए कंडीशंस और दी हुई हैं। तो पहला केस आप मान लेंगे, लेट द पॉलिनोमियल f(x) बी, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, तो x इंटू x-1 इंटू x माइनस अल्फा मान लो, ठीक है। इस केस में मान लेंगे f(x) इक्वल टू x(x-1) x माइनस अल्फा, यहां भी मान लो, दोनों केसेस में अल्फा निकाल लेते हैं, तीसरी रूट है ना,
तो उसके लिए डेटा दिया हुआ है एफ डैश माइनस 1/4, -1/4 है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ एक्स हो गया बेटा एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एल्फा, एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस एल्फा प्लस एक्स एक्स माइनस एल्फा प्लस एक्स एक्स माइनस 1। तो एफ डैश -1/4, -1/4 डालना है, तो -1/4 इक्वल टू -1/4 इंटू -5/4 प्लस -1/4 इंटू 1/4 प्लस अल्फा प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1। यहां से अब आप अल्फा सॉल्व कर लीजिएगा, अल्फा सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। बट होगा क्या ना, एक केस रिजेक्ट भी होगा क्योंकि इन्होंने एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। सो एफ डैश 1/4 तुम्हें पॉजिटिव भी चाहिए, है ना, तो तुम्हें बेसिकली ऐसा अल्फा लेना है जिससे एफ डैश 1/4 पॉजिटिव भी। आई गेस ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, चेक कर लेना। केस 2 पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं क्योंकि आई थिंक ये वाला एक्सेप्ट होता है। एक्स एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस अल्फा, तो एफ एक्स को हम ले लेते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस अल्फा, तो एफ डैश एक्स हो गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस अल्फा, एक्स एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स एक्स प्लस 1। एक्स को -1/4 डालोगे तो -1/4 इक्वल टू -1/4 प्लस 1, तो ये हो गया 3/4 और ये हो जाएगा -1/4 इंटू -1/4 प्लस 1 3/4। करेक्ट, सब जगह से आई गेस 1/4 की टर्म तो कट गई, 1/4 की टर्म तो कट गई। सो -1 इक्वल टू -3/4 -3 अल्फा प्लस 1/4 प्लस अल्फा -3/4 हो गया बेटा। तो कितना हो गया ये, -3 -3 -6/4, तो -5/4 हो गया और -2 अल्फा रह गया। ठीक है जी, तो 2 अल्फा इक्वल टू 1 -5/4, अल्फा हो गया -1/8, अल्फा क्या आ गया -1/8, यानी कि तुम्हारा जो एफ एक्स है वो हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1/8। ठीक है, दूसरा वाले में रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर तुम एफ डैश 1/4 निकालोगे ना तो पॉजिटिव ही आ रहा होगा, एफ डैश 1/4 जब आप निकालेंगे पॉजिटिव आएगा। इस वाले में दिख ही रहा है, सारे पॉजिटिव ही बनेंगे 1/4 डाल के, है ना। उस वाले में रिजेक्ट हो जाता जो पिछला वाला था, इसलिए वाला रिजेक्ट हुआ है बेटा, क्योंकि उसमें एफ डैश 1/4 नेगेटिव हो रहा होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बस अब तो आई गेस F4 निकालना है, तो F4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1/8, तो 4 इंटू 5 इंटू 41/8, तो ये कितना हो गया भाई 205/2, 102.5, सही बोल रहा हूं क्या, 5 5 4 20, 205/2, 102.5 आ रहा है क्या, 82.5 कैसे आ रहा है, एक मिनट, ओह 8 4 32 प्लस 1 33 हो गया ना यार, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 33/8, तो 5 इंटू 33/2 165/2, 82.5 ही हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। और इसमें पूछा अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 देन 1/अल्फा, तो ठीक है, अब एफ एक्स तो हमारा आ ही गया था, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1/8, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। पहले तो ओपन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1/8, ये एफ एक्स ही लिख रहा हूं अभी। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 8, तो एक्स क्यूब प्लस 9/8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 8, करेक्ट। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस
9/4x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गई, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24x² प्लस 18x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स बेटा बोल रहे हैं अल्फा और बीटा है। सम ऑफ रूट्स हो गया -18/24, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/24। ये वैल्यू पूछी है तो 18/1 mod 18 हो गया आंसर, आई गेस 18 आंसर हमारा सही आ गया। ठीक है, तो यही इसमें ट्रिक था, ये सोचना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, 0 और 1 ही क्यों रूट्स होने जरूरी हैं, अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी बेटा हर इंटीजर के लिए। हमें हर इंटीजर के लिए चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली उन दोनों पॉइंट्स पर ही रूट्स आनी पड़ जाएंगी, या तो -1 या 1 पर, या 0 दोनों में कंपलसरी हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये हमारे होमवर्क के डिस्कशंस हो गए हैं। बाकी अब देखो हमारा जो है सफर यहीं तक था मेरा साथ। मैं अब बाकी और जो चैप्टर्स बचे हैं बाकी टीचर्स आपको कराएंगे बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने आपको करा दिया है। बाकी इसी तरह से आप बेटा मेहनत करते रहिए, अगले 10-12 दिन भी अभी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे यूट्यूब वगैरह पे, है ना। और किसी दिन आप लोग कहेंगे तो लाइव आके डिस्कशन भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बेटा, है ना। आप लोग अगर इस बैच को अब खत्म कर चुके हो, यहां तक पहुंच गए हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी, बहुत ही कम बच्चे इस बैच को खत्म कर पाते हैं। अगर आपने खत्म भी कर लिया, अगर आप सारी चीज समझ रहे हो और उसको कोप अप कर रहे हो, दैट ऑल्सो मीन्स कि आप बिल्कुल एडवांस के लिए रेडी हैं। भले ही आपको जितना मर्जी लगता रहे कि नहीं सर मेरे को ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मेरे को इस चैप्टर में वीक हूं, वो लास्ट दिन तक चलता रहेगा। आपको अपने अंदर बेटा पॉजिटिविटी रेनफोर्स करनी है। जितना पॉजिटिव रहोगे आपको एग्जाम में उतना बेनिफिट रहेगा और उतना ही आपको बेटर पोजीशन में रहोगे स्कोर करने के। ठीक है, तो पेपर यार तुम्हारा बढ़िया ही होगा, बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और चाहे एडवांस क्लियर हो या ना हो बेटा, हमारा प्यार आप लोगों के लिए कम नहीं होने वाला। हम आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको गलत नजर से देखेंगे कि यार इसका एडवांस नहीं हुआ, नहीं। मेहनत अगर तुमने यार पूरी करी है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो एडवांस हुआ नहीं हुआ, आगे लाइफ में कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर सक्सेस मिलेगा बेटा। अगर नहीं भी हुआ तो बहुत ज्यादा हताश मत होइएगा, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ भर अगर आप ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तरफ से बेस्ट देते रहे तो आपको आउटपुट उसका 100 क्या 200% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। और लास्ट में जाते जाते आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट विशेष बेटा जेईई एडवांस के लिए। भगवान करे आप सब लोग बहुत अच्छा करें एग्जाम में और बहुत आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, अचीव करना चाहते हैं, सारी चीजें बेटा आपको मिले जो जो आप डिजर्व करते हैं। और यहाँ तक अपनी जर्नी थी, समाप्त हुई, और हैशटैग जेईई फोड़ना है बेटा। लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जो भी मेहनत कर रहे हो अच्छी तरह करते रहो, लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। बस हमेशा हम्बल रहिए और हमेशा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मत जाइए कि मुझे ये भी आता है, मुझे ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए अपने अंदर। हमेशा अच्छे एक इंसान बन के, हम्बल इंसान बन के रहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होते रहेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच बच्चों, और मुलाकात होगी जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।